और जो मेरी पात्रता है उससे मैं बहुत सारा श्रम कर रहा हूँ, और बहुत सारी उपलब्धियों के बाद जब मुझे ये लगता है कि जिस चीज़ के लिए मैंने श्रम किया था, जो कि था निरंतर सुख के लिए, या संबंध में हार्मोनी के लिए, या समाज में एक अभयता की स्थिति के लिए, या प्रकृति में संतुलन के लिए, इतनी सारा श्रम करने के बाद यदि ये लगता है कि वो उपलब्धि नहीं हुई तो हमें क्षोभ होता है ना, हिरास होता है, दुख होता है। आगे आया है कि क्षोभ ही मानव में क्लेश है ना, ऐसा फिर एक आया कि देखो प्रत्येक परमाणु में 45 पेज पर, छोटी वाली किताब में, प्रत्येक परमाणु में परमाणु अंशों की अवस्थिति मध्य में तथा प्रवेशों में पाई जाती है ना। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ये मैंने जीवन परमाणु का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसके कि मध्य में एक है ना। और जो पहला परिवेश है उसको कह रहे हैं आत्मा, जिसमें 2 अंश हैं। पहला सेंटर में आत्मा, 2 अंश हैं जिसमें बुद्धि, और फिर जो 8 अंश हैं दूसरे परिवेश में उसको चित्त, है ना। ऐसे ही फिर 18 हैं जिसमें, तो 2, 8, 18 और 32, है ना। तो चतुर्थ प्रवेश को मन कह रहे हैं, क्योंकि ये आप अब उसमें आया है चतुर्थ प्रवेश, है ना, तृतीय प्रवेश, द्वितीय प्रवेश। तो पदार्थ और प्राण अवस्था में देखेंगे तो चतुर्थ और तृतीय प्रवेश माने ये 2 परिवेश हैं जो सक्रिय हैं। उस समय उसकी संज्ञा मन और वृत्ति नहीं है ना, क्योंकि वो जीवन परमाणु नहीं है, नॉर्मल परमाणु, पदार्थ और जड़ परमाणु। और जीवन, जब जीव अवस्था में, ऐसा जीवन जो भ्रमित है, जो जीव अवस्था में या भ्रमित मानव में पाया जा रहा है, उसमें चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय अर्थात मन, वृत्ति और चित्त का चित्रण पाठ तक सक्रिय है, जिसको 4.5 कह रहे हैं, या पशु में आंशिक रूप में सक्रियता है इन तीनों की। और फिर जो जागृत मानव हो गया है उसमें सभी सक्रिय हो गए हैं, बुद्धि भी और आत्मा भी, 10 क्रियाएं, जिसको कह रहे हैं क्रिया पूर्णता, है ना। तो यही बेसिकली मानव में जो पूरा अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं यार, मेरे में जागृति या विकास का क्या मतलब है, मैं डेवलप कर रहा हूं। जैसे अभी हम लोग जो नेशंस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो मानव में डेवलपमेंट का क्या मतलब है। तो मेरे में डेवलपमेंट का इतना ही मतलब है, माने यदि हम मानव में डेवलपमेंट को पहचानेंगे तो मैं डेवलप हो गया, इसका क्या मतलब होगा मेरे डेवलपमेंट का। तो मेरे डेवलपमेंट का इतना ही मतलब है कि जो मैं चाहता हूं उसको पा गया, इसका मतलब मैं डेवलप हो गया। जो मैं चाहता हूं उसको पाने के लिए श्रम किया, और उपलब्धि के जो रूप में जो चाहता था वो पा गया। तो मैं क्या चाह रहा था, तो यदि अपन देखेंगे कि तो मानव लक्ष्य जो है, 2 चीजों को मैं चाहता हूं, एक मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य। तो जीवन लक्ष्य के रूप में मैं सुख, शांति, संतोष, आनंद चाहता हूं। और मानव के रूप में, मानव लक्ष्य के रूप में मैं स्वयं में समाधान चाहता हूं, परिवार में समृद्धि चाहता हूं, ऐसा समाज चाहता हूं जिसमें अभयता हो, परस्पर विश्वास हो, पॉजिटिवली कहें, और प्रकृति के साथ संतुलन हो या सहअस्तित्व प्रमाणित हो। ये मेरी कामना है। इस चाहत के लिए मैं श्रम कर रहा हूं और उसको पा गया। तो हम हमारे में क्या होना है, तो जागृत हो गया का इतना ही मतलब है कि इस उपलब्धि को पा गया। उसके लिए ये समझ में आया कि मन, वृत्ति, चित्त में जो चित्रण है, मेरे जो कल्पनाएं बनी हुई हैं, जिसको कल्पना कह रहे हैं, उसको वो जब सच्चाई से तदाकार हो जाती है, मतलब जितनी सच्चाइयाँ हैं उसके अनुसार जब मैं मानव के साथ व्यवहार करता हूँ, जो कृष्णा भाई ने बनाया था, जब मैं प्रकृति के साथ व्यवहार करता हूँ, जब मैं, है ना, अपने में विचार करता हूँ, इन तीनों स्थितियों में मैं अपने को सुख रूप में पाता हूँ। संबंध में मैं न्यायपूर्वक जीते हुए उभय तृप्ति को पाता हूँ। प्रकृति के साथ अपनी आवश्यकताएं भी पूरी करता हूँ, आहार की, आवास की, अलंकार की, दूरदर्शन की, दूर श्रवण की, दूरगमन की। और धरती भी संतुलित बनी रहती है, माने उसमें पदार्थ, प्राण अवस्था और जीव अवस्था का संतुलन, ऋतुओं का संतुलन बना रहता है।
इस संतुलन को बनाए रखते हुए मानव जाति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के नियम को पहचान जाता है। इसका मतलब है कि वो जागृत हो गया। तो रूट में जागृति को तात्विक रूप में देखें, व्यवहारिक रूप में देखेंगे तो ये उपलब्धि, मानव लक्ष्य और जीवन लक्ष्य को पा जाए, और तात्विक रूप में देखेंगे तो बुद्धि में व्यवस्था का बोध हो जाना, ये जो पूरी व्यवस्था है ना, और चित्त में, चिंतन में साक्षात्कार हो जाना मूल्यों का, जिससे कि हम मानव के साथ जो स्थापित मूल्य की बात कर रहे हैं, विश्वास, स्नेह, सम्मान, कृतज्ञता, गौरव, है ना, इनके साथ जी पाऊँ और भौतिक चीज़ों का आवश्यकता अनुसार उनको उत्पादन कर पाऊँ, अर्थ उत्पादन, और फिर जो वस्तुओं का उत्पादन किया उसका सदुपयोग कर पाऊँ, जिसको धर्म नीति की बात कर रहे हैं, और इन संसाधनों की सुरक्षा भी बनी रहे, जिसको राजनीति की बात कर रहे हैं। ये स्पष्ट हो जाना ही मानव में जागृति का मतलब है। तो ईस्ट क्या है मानव का? तो मैंने बताया कि ईस्ट तो यही है ना। ईस्ट को का मतलब है मेरी जागृति ही मेरा ईस्ट है। उसका मतलब है सहस्तित्व में मुझे अनुभव हो जाए और सहस्तित्व को प्रमाणित कर दूं। उसकी जो विधि है वो तद्रूप तदाकार विधि है, माने सच्चाइयों के आकार में, सच्चाइयों का आकार, सच्चाइयाँ मुझे स्पष्ट हो जाती हैं, तो मानव उसी आकार में उसके साथ तद्रूप हो जाता है, माने वैसा जीने लगता है जैसा सहस्तित्व है, और उसके रूप में तदात्म हो जाता है। और तत्सानिध्य क्या है? फिर जागृति का फल है वो, जो कि सुख, शांति, संतोष, आनंद के रूप में उसको उपलब्ध होता है। और तदावलोकन का मतलब है दृष्टा, जैसी सच्चाई है उसका दृष्टा बन जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मानव ही पूरे अस्तित्व में एकमात्र दृष्टा है, करता है और भोगता है। तो भोगने वाला भी मानव, दृष्ट देखने वाला भी मानव, सच्चाइयों को समझने वाला भी मानव, और सच्चाइयों के अनुरूप जीने वाला भी मानव। तो कर्ता, दृष्टा, भोक्ता, तीनों ही चीज़ों मानव में पाई जाती हैं। फिर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है कि भाई निर्बीजन व्यवहार क्या है? सबीजन व्यवहार और निर्बीजन, ये टर्मिनोलॉजी एक्चुअली अध्यात्म की है। तो अध्यात्म में ये माना गया कि जन्म मरण से मृत्यु मोक्ष है ना, उसको निर्बीजन कह रहे हैं कि अब मेरे में शरीर लेने का बीज नहीं बन रहा है ना, क्योंकि वहाँ पर जन्म मरण से मृत्यु की बात, मुक्ति की बात कर रहे हैं। यहाँ अपन कह रहे हैं कि निर्बीजन विचार का मतलब है बिल्कुल ठीक है कि शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो अनासक्त हो जाता है। तो भ्रम मुक्ति ही मोक्ष है ना। क्या भ्रम था अभी तक? शरीर से सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रम था। इंद्रियों से सुखी हो जाऊंगा, ये भ्रम था। इस भ्रम से मुक्ति हो गई और अनुभव से सुखी होने से युक्त हो गए। तो उसी को फिर अब जो उसके बाद जो विचार है, अनुभव से युक्त जो विचार है या भ्रम से मुक्त जो विचार है, उसी का नाम है अनासक्त विचार। और उसके आधार पर जो मैं व्यवहार करता हूँ वो है अनासक्त व्यवहार। तो जो अनासक्त विचार और अनासक्त व्यवहार है, जिससे अब मेरे में बीज नहीं बन रहा है ना, उसी को निर्बीजन कह रहे हैं। क्योंकि अब दिव्य मानव में शरीर लेने की आवश्यकता नहीं है। सुखी होने के लिए, परंपरा को स्थापित करने के लिए शरीर को बनाए रखता है। जो प्रीतम भाई से अच्छा डिस्कशन हो रहा था, का मतलब उसको शरीर की आवश्यकता है, इसका मतलब नहीं कि सुसाइड कर लेगा, पंखे से लटक गया, चलो भाई अपना तो हो गया जागृति, है ना। तो शरीर को अब जो भाई उससे अगली स्थिति है, मैं स्वतंत्र हो गया, दूसरों के स्वतंत्र होने में योगदान है ना। इस अर्थ में अब शरीर को भयवश नहीं बनाए हुए है, उपयोगिता बस बनाए हुए है। शरीर से सुख की कामना बस नहीं बनाए हुए है, शरीर से जागृति को परंपरा में प्रमाणित और प्रवाहित करने के लिए बनाए हुए है। उस अर्थ में अपने शरीर का ध्यान भी रखता है ना। तो आहार भी अच्छा लेता है, ऐसा नहीं कि आहार उस तरह से। तो प्रिय हित लाभ अपने आप में नेगेटिव नहीं है। प्रिय हित लाभ में जो आसक्ति है, प्रिय हित लाभ अपने आप में कोई नेगेटिव नहीं है। हित माने शरीर को स्वस्थ रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शरीर से ही सुखी हो जाऊंगा निरंतरता के अर्थ में, ये जो आसक्ति है ये गड़बड़ है। अदरवाइज प्रिय खाना खाना, अच्छा खाना खाना, इसमें कोई समस्या नहीं है ना। आहार में कोई समस्या नहीं है, निद्रा माने नींद लेने में कोई समस्या नहीं है। ये नेगेटिव समस्या कब बन जा रहे हैं? जब इसी से मुझे निरंतर सुखी होना, तब ये समस्या है। अदरवाइज इसीलिए आहार खत्म नहीं हो जाएगा जागृति के बाद, बल्कि वो नियंत्रित हो जाएगा, पोषण के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में हो जाएगा। अब जागृति क्रम में ये जो आया हुआ है उसमें कि देखिए, जागृति क्रम का मतलब जागृति से पहले या अध्ययन के क्रम में मनुष्य क्या सोच रहा है कि रूप बल पद धन उसको सम लगता है, इसका बढ़ना, मेरा रूप और अच्छा हो जाए,
मेरा बल और अच्छा हो जाए, मेरे पास धन और अच्छा हो जाए, मेरे पास पद और अच्छा हो जाए, ये सबको अच्छा लगता है ना। और जितना पद आ गया, जितना धन आ गया, वो बना रहे। मध्यस्थ का मतलब है बना रहना। मध्यस्थ को ही विभव भी कह रहे हैं, या बना रहे। तो मैं आजकल वो देखता हूँ, अपने गुजरात में ही हुआ है ना, कुरियन जी को जो हटाना पड़ा पद से, है ना, अमूल। माने आदमी पद आ गया, छोड़ना ही नहीं चाहता है। उसको लगता नहीं यार इतना तो बना ही रखना, क्योंकि उसको अच्छा लगता है। भ्रम में ही रहती है। रूप और बल, पद, धन से हम आज चिपक जाते हैं, जो कि ज्ञान होने पर समझ में आता है कि इनका स्थायित्व तो होता नहीं है ना। तो भौतिकता सहज जो सम विषम है, वो मध्यस्थ में नियंत्रित हो जाता है। प्रीतम भाई या कोई पूछ रहे थे, है ना, जब मैं बैठा था, तो देखिए बहुत फिर क्या होता है, क्या उसमें उसमें पद का क्या करता है व्यक्ति, उसमें धन का क्या करता है जागृत व्यक्ति। तो पद और धन को ट्रांसफर कर देता है अपनी अगली जनरेशन को, मानव जाति को ट्रांसफर कर देता है ना, ज्ञान को ट्रांसफर कर देता है, यार तुम इसको संभालो, और उसको उस योग्य बनाता है। केवल ट्रांसफर करने का मतलब है, देखो एक बहुत अच्छा सिद्धांत मुझे समझ में आता है। हम लोग ना माता पिता जैसे जिम्मेदारी को पूर्णतः निर्वाह कर देना ही जिम्मेदारी से मुक्ति है। कर देना बराबर जिम्मेदारी से मुक्त हुए। जिम्मेदारी को छोड़ देने से जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होता। अब बच्चा बड़ा हो गया, अब तू संभाल यार। तो जब हमें जिस दिन माता पिता को भरोसा आता है कि यार उनके बच्चे अब इस चीज को लेके चल पाएंगे जितना वो चाहते थे, उसी दिन वो मुक्त को जिम्मेदारी से मुक्त होता है। माने जिम्मेदारी का ट्रांसफर कर देना, उस योग्यता तक लेके आ पाना ही जिम्मेदारी से मुक्ति है ना। तो जब समझदार होने के बाद क्या होता है कि इसका बल का, पद का, धन का ट्रांसफर जाता है, हस्तांतरण कर देते हैं, है ना, और दूसरों को योग्य बनाते हैं। कॉर्पोरेट में भी हम डरते हैं कि अपने योग्य कोई दूसरा नहीं आ जाए, क्योंकि हमें अपना पद को बनाए रखना है। उधर उल्टा है, यही प्रयास रहता है कि यार लोग समझें और इस जिम्मेदारी का और अधिक से अधिक लोग वहन करें, क्योंकि सहस्तित्व है, एक से कुछ होना नहीं है ना, ये मिलजुल के होने वाले काम हैं। तो पद और धन का, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव का विभव जो है, मानव के लिए जो मध्यस्थ है, मानव के लिए जो मध्यस्थ है, जो निरंतर बने रहने वाला है, जो विभव है, वो जागृत परंपरा ही है। वैशाली से अच्छी बात हो रही थी अभी ब्रेक में, है ना। ये हो सकता है और भी लोगों का ऐसा सवाल हो कि कई बार हमें लगता है कि यार ऐसा तो नहीं कि जागृति हो जाएगी और फिर धरती फिर बर्बाद हो जाए। तो गलती करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मानव को है पूरी प्रकृति में। और कौन से मानव को? जो भ्रमित है उसी को। तो जागृत परंपरा यदि हो जाती है, उसके बाद गलतियां होने की खत्म हो जाती है। तो इस धरती पर यदि हम लोग व्यवस्था को स्थापित कर पाए तो ये कब तक बनी रहेगी? हमेशा, सदा सदा, अक्षुण्ण। यही ब्यूटी है, क्योंकि यदि फिर खत्म ही होना हो तो काहे के लिए मेहनत कर रहे, है ना। तो निरंतर बनी रहती है। यही बेसिक एक सिद्धांत जो मुझे लगता है कि इस दर्शन में आया है कि हर पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता है। पूर्णता का मतलब ही है निरंतरता। तो यदि सपोज यहां पे जागृत परंपरा हो गई तो अब इसके बाद ये निरंतर ही बनी रहेगी, इसमें फिर विक्षेप नहीं है, ये वापस नहीं आती। इसीलिए मानव एक बार ज्ञान संपन्न हो जाता है, फिर उसमें वापसी नहीं है। तभी तो इतना एफर्ट कर रहे हैं। अनुभव संपन्नता के बाद फिर निरंतरता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि हर पूर्णता, जैसे गठन पूर्ण हो गया, अब इसका गठन टूटता नहीं है। ऐसे ही आचरण पूर्णता हो गई या क्रिया पूर्णता हो गई तो फिर वो सुख, शांति, संतोष, आनंद हमेशा हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है। और जागृत परंपरा हो गई तो वो फिर हमेशा के लिए बनी रहती है। रूप और गुण सापेक्ष व सामिक क्रिया। सामिक का मतलब है जो बदल सकता है। फिर एक बहुत बढ़िया सिद्धांत आया है, भाषा के मूल में भाव रहता है। हम भाषा कई बार बोलते हैं ना, अरे तो ऐसे ही निकल गया, ऐसे ही निकलता नहीं है, उसमें कुछ भाव रहता है मूल में, है ना। बोलते जरूर हैं हम कि वो ऐसे ही मैंने बोल दिया, बट यदि उसको ट्रैक करेंगे तो कुछ भाव रहता है उस भाषा के मूल, क्योंकि भाषा बनती नहीं है भाव के बिना। उस भाव के मूल में कुछ मौलिकता रहती है, उन मौलिकताओं का मूल्यांकन रहता है।
और उस मूल्यांकन को करने के लिए दर्शन होता है हमारी, है ना। और दर्शन के मूल में कोई दर्शक होता है, माने मैं हूँ जो दर्शक हूँ, हम आप जीवन बेसिकली, मानव मानव एक दर्शक है, उसकी कोई दर्शन क्षमता है, उसके आधार पर वो मूल्यांकन करता है मौलिकताओं का, और उसके आधार पर उसमें कुछ भाव बनता है, उसके लिए फिर भाषा बनती है। तो ये जो दर्शक जो दर्शन करता है वो किसी क्षमता योग्यता पात्रता के आधार पर करता है। क्षमता योग्यता पात्रता क्या है? उसको सच्चाइयों का कुछ भास आभास प्रतीति अनुभव, इन लेवल पे वो कहीं रहता है, उस आधार पर सच्चाइयों को परसीव कर रहा होता है, और उसी के आधार पर भाषाकरण होता है। ये बेसिकली ये मानव में जो भाषाकरण का पूरा प्रक्रिया है। हाँ जी, वापस भाषा कैसे आ गई कि जो भी हमारा स्तर है उसको जब मैं व्यक्त करने जाता हूँ परंपरा के लिए, अगली जनरेशन के लिए, तो इसमें पूरे जब पूरे बहुत सारे इसमें सूत्रों को देखेंगे तो साइक्लिक सूत्र हैं। तो क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति उसको पहुंच रहा है और फिर वो परंपरा में देने के लिए भाषा को यूज कर रहा है, जिससे कि अगली पीढ़ी तक भाषा का या सच्चाइयों को प्रतिपादित किया जा रहा है। वो चिंतन क्रिया लिखा है इसीलिए कि जो जब अनुभव संपन्न हो जाता है तो चिंतन जैसा उसको अनुभव में आता है, आत्मा में बुद्धि में जो बोध होता है, उसको चिंतन पूर्वक चित्रण क्रिया में, कल्पना में, चिंतन में भाषा का निर्माण होता है, व्यक्त करने के लिए, अगली परंपरा तक उसको पहुंचाने के लिए। उसी का नाम शिक्षा है ना, शिक्षा संस्कार। फिर दो बातें आई हैं, जड़ शरीर और चैतन्य शरीर, है ना। चैतन्य शरीर मतलब जो मेधस के साथ है, उसको जिसको जीवन चला सकता है, जिसकी सोम भाई ने अभी बात की, जो ज्ञानवाही क्रियावाही तंत्र के द्वारा किस तरह से मैकेनिज्म काम करती है, जो संकेत ग्रहण और संकेत प्रसारण, मन जो जीवन में आशा विचार इच्छाओं का प्रसारण ब्रेन पर होता है, ब्रेन फिर शरीर के माध्यम से व्यक्त होता है, और शरीर के माध्यम से जो इनपुट आता है वो वापस ब्रेन में जो हलचल मचती है न्यूरॉन्स में, उसको फिर जीवन पढ़ता है और उसको अर्थ को ग्रहण करता है। तो जो चैतन्य इकाई एक आया है कि चैतन्य इकाई जो है, हर चैतन्य इकाई दृष्टि से संपन्न है। चैतन्य इकाई होने तक दृष्टि नहीं है, उसके बाद दृष्टि से संपन्न है, क्योंकि मैंपन वहां से शुरू हो रहा है। तो दृष्टि दर्शक में दृष्टि है, और वो किसी दृश्य को देख रहा है उस दृष्टि से, उसी के आधार पर वो दर्शन करता है। हम दर्शन माने जो चीजों को समझ रहे हैं, तो एक दर्शक है, वो अपनी दृष्टि के अनुसार दृश्य को देख रहा है, जिसके आधार पर उसको दर्शन हो रहा है, अर्थात समझ बन रही है। इसी की पूर्णता को ही ज्ञान के रूप में कह रहे हैं। तो ये 51 पेज तक। उसके बाद जो लास्ट वाली थी ना, अपने दृष्टि के द्वारा, 51 की लास्ट बुलेट, अपने दृष्टि के द्वारा दृश्य को देखने हेतु दर्शक द्वारा प्रयुक्त क्रिया एवं प्रक्रिया ही दर्शन है, जिसकी उपलब्धि अर्थात दर्शन की उपलब्धि समझ या ज्ञान है। ज्ञान से ही फिर मुझे अपना और परस्परता का पता चलता है। उसके बाद जो वर्णन किया है कि मानव में जो अमानवीयता, मानवीयता और अतिमानवीयता की बात हुई है ना। अमानवीय में दो वर्ग हैं, पशु मानव और राक्षस मानव, और फिर मानवीयता में मानव पद है, और उसके बाद अतिमानवीयता में देव और दिव्य मानव पद है, जिनको पहचानने के लिए या उनके किस तरह का उनका दृष्टि है, किस तरह का स्वभाव है और क्या विषय है, उसकी चर्चा की है। तो मानव का कैटेगराइजेशन किया है बेसिकली, ब्रॉडली पांच उनमें स्थितियों में अपन देख सकते हैं मानव को। तो संपूर्ण मानव को 5 कैटेगराइजेशन में किया है, रूट में 2 में किया है, अमानवीय, अमानवीयता, मानवीयता और अतिमानवीयता। और अमानवीयता में फिर 2 कैटेगराइजेशन किए, पशु और राक्षस मानव, मानव और देव मानव और दिव्य मानव। और पशु में भी क्या कह रहे हैं, देखो पशु मानव का मतलब इतना ही है कि वो आश्रित है, अपने सुख सुविधा के लिए दूसरों पर आश्रय प्रवृत्ति है, उसको लगता है यार मोदी को कुछ करना चाहिए मेरे सुखी होने के लिए,
मेरे परिवार के लोगों को कुछ करना चाहिए, मैं दुखी हूँ, मेरे बॉस को कुछ करना चाहिए। माने मैं अपने सुखी होने के लिए दूसरों पर, ये दो दीनता प्रधान जीवन है। दीनता का मतलब होता है कि मैं अपने सुख सुविधा के लिए दूसरों पर निर्भर हूं, इसमें दीनता की प्रधानता है। और हीनता क्रूरता रहती ही है। और राक्षसीयता में क्या हो रहा है, क्रूरता की प्रधानता है। ये बोल रहा है कि मैं अपनी सुख सुविधा को खुद पाऊंगा, कम से कम जिम्मेदारी स्वीकार रहा है। इसलिए राक्षस मानव को एक स्टेप आगे है, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार रहा है वो, मैं खुद सुखी होऊंगा, इसमें दूसरों का है ना, हमें निपटाना पड़े तो मैं निपटा दूंगा, लेकिन मैं अपने सुख के लिए दूसरों को निपटा सकता हूं, है ना। तो इसीलिए ये अधिक अधिक विकसित है। इसकी तुलनात्मकता में देखेंगे तो दोनों ही अविकसित हैं। क्योंकि क्यों कह रहे हैं अमानवीय हैं? क्योंकि मानवीय अमानवीयता का इतना ही मतलब है कि मैं तो सुखी होना चाहता हूं, ये दोनों ही सुखी नहीं हो पा रहे ऐसा करके, सुख मिसिंग है, इसलिए इस आचरण को अमानवीय कह रहे हैं। और कोई मतलब नहीं है कहने का। जो मैं चाहता हूं, जितनी मेरी दृष्टि से जो समझ बनी दर्शक की क्षमता के अनुसार, उसने ऐसा माना कि यार क्रूरता पूर्वक मैं सुखी हो जाऊंगा, और एक ने माना कि मैं दीनता पूर्वक हो जाऊंगा। दोनों ही सुखी नहीं हो पा रहे, इसलिए अमानवीय है। और फिर जब धीरता वीरता उदारता न्याय से जीता है तो सुखी हो पाता है, इसलिए इसको मानवीय कहा। और फिर इससे अगली स्थिति है जो दूसरों को मानव बनाने के लिए काम करने लगता है, उधर फिर देव मानवीयता, दिव्य मानवीयता का, जिसमें दया कृपा करुणा। तो यहां तक की चर्चा अपनी 52 पेज में हुई। है ना, राक्षस मानव में क्रूरता प्रधान, दीनता एवं हीनतावादी जीवन, है ना। और देव मानव में तो इनको देखने का तरीका होता है दृष्टि, विषय और स्वभाव। ये तो चर्चा अपनी हुई होगी। ये सब स्वभाव की बात कर रहा हूँ, ये सब स्वभाव है, दीनता हीनता क्रूरता, धीरता वीरता उदारता, दया कृपा करुणा। और यदि इसमें दृष्टि को देखेंगे तो प्रिय हित लाभ की दृष्टि, यहां पे न्याय प्रधान, देव मानव में धर्म प्रधान, और यहां पे सत्य दृष्टि, है ना। तो ऐसा डिटेलिंग बढ़िया। तो 52 पेज तक ये एक मोटा फ्रेमवर्क। इस सबको क्यों समझ रहे हैं, ये अपन को बार बार जो सोम भाई कह रहे हैं इसको ध्यान में रखने की बात है ही है कि फाइनली मैं समझना चाहता हूँ यार मैं कहाँ क्यों आ गया इस धरती पर, मेरा रोल क्या है, और मैं सुखी होऊंगा कैसे, ये मेरी मैं चाहत क्यों आ गई सुखी होने की। कई लोग ये भी कहते हैं कि यार तो मैं तो इसलिए परेशान हूँ ना, माता पिता ने बचपन से मुझे बताया कि अच्छा आदमी बनना है या सुखी होना है। तो मैं कहता हूँ अब बदल दो, अब तो बड़े हो गए, अब ये डिसाइड कर लो कि नहीं क्रूरता में ही मजा है ना। ऐसा हम अपना सॉफ्टवेयर बदल लो, अब तो 18 साल से बड़े हो गए, अपने विचार बदल के देखो। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये अस्तित्व सहज है ना। तो हम कुछ भी मान करके सुखी हो जाएंगे, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मैं भी अस्तित्व की ही एक इकाई हूँ। और इसी को देखा गया कि इस तरह के आचरण से, मानवीयतापूर्ण आचरण मात्र से ही सुखी होना संभव है। उसी का अपन शोध कर रहे हैं, मतलब इस बात को जांचने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कौन हूँ, ये अस्तित्व क्या है, और फिर मेरा रोल क्या है, मेरा सुखी होने का प्रोसेस क्या है, या मेरा ही जो मानव लक्ष्य है और जीवन लक्ष्य है ना। इसको मैं ही चाहता हूँ ना समाज अच्छा रहे, ये कोई और तो नहीं चाह रहा है। मैं ही चाहता हूँ मेरे परिवार में हारमोनी रहे, मैं ही विचारों में एक हारमोनी रहे, कन्फ्लिक्ट ना हो। तो चूंकि मेरी ही चाहत को पूरा करने के लिए मैं प्रयास करता हूँ, और उसमें यदि सफल हो जाऊँ तो उस उपलब्धि के रूप में मैं तृप्त होता हूँ। ये पूरा फ्रेमवर्क है बेसिकली। बढ़िया, तीनों में जागृत रहता है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर वो न्याय प्रधान, जो अब ये जो आया हुआ भी है, मैंने शायद यहाँ लिखा भी था कि तीनों ही अवस्था में मानव, देव मानव, दिव्य मानव जो चेतना से संपन्न है, तीनों ही अवस्था में भ्रम मुक्त है। ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, तीनों में एक ही जैसा है। अब प्रमाण के रूप में अंतर है। अब व्यक्ति के रूप में पहले परिवार की सीमा में काम कर तो मानव पद है, समाज की सीमा में जब काम करता, व्यवस्थाओं को स्थापित करने के क्रम में, शिक्षा में, उत्पादन में, विनिमय में, न्याय में,
तो वो देव मानव है, और जब पूरी धरती पर जो व्यवस्था को स्थापित करने के अर्थ में जो क्रियाशील है वो दिव्य मानव पद है। प्रमाणित होने के क्रम में अंतर है, बाकी ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। सक्रियता होनी है वो चिंतन की होनी है, या चित्त के अगले स्थिति की। एक मजेदार चीज में लिख रहे हैं, देखो जड़, हम चाहें कि हम जड़ पक्ष के अधिमूल्यन से मुक्त हो जाएं, ये अनुभव हुए बिना होता ही नहीं है ना। जो पेज नंबर 62 पे लिख रहे हैं, मानव तब तक, उसके 62 के सेकंड पैराग्राफ में बीच में, मानव तब तक जड़ पक्ष के अधिमूल्यन से मुक्त नहीं हो सकता है जब तक अपने में निर्भ्रमता को संपन्न करने योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता को सिद्ध नहीं कर लेता। यह केवल जागृति से ही संभव है। ऐसी क्षमता, योग्यता, पात्रता सिद्ध होने तक जड़ पक्ष एवं इंद्रिय संवेदनाओं पर नियंत्रण व संतुलन पाना स्वभाव सिद्ध नहीं है। प्रयास पूर्वक करना पड़ता है, स्वभाव सिद्ध नहीं होता है। सतर्कता पूर्वक उस पर, इंद्रियों पर और संवेदनाओं पर नियंत्रण करना पड़ता है। स्वभाव सिद्ध होता है जागृति के बाद, क्योंकि भ्रमित विधि से मानव शरीर से सुख पाने की अपेक्षा में आशा, विचार, इच्छा को फैलाता है। ऐसे में भ्रमित कार्यकलाप करता है। जागृति विधि से स्पष्ट होता है कि मानव वंश और जाति एक ही है तथा वैचारिक वैविध्यता भ्रम बस ही है ना। जिसको बता रहे कि भ्रमित मानव कुछ समय तक तो उदार चित्त रहता है, कभी मूड हुआ तो 100 रुपीज़ की टिप भी दे दी, और कभी 5 रुपये पे ही ऑटो वाले से झगड़ा भी कर लिया। तो किसी समय उदार, किसी समय कृपणता, ये दोनों को व्यक्त करता रहता है। ऐसे ही एक उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे ही हर डोमेन में चलता रहता है ना। कभी बच्चे ने गलती कर दी तो कोई बात नहीं, कभी छोटा सा भी कुछ कर दिया तो पिटाई लगा दी, है ना। तो ऐसे उदार और कृपणता व्यवहार में, विचार में, धन में, ये चलता रहता है। और दूसरी उदाहरण दे रहे कि एक व्यक्ति अत्यंत मूर्ख या अजागृत है, दूसरे जागृत व्यक्ति के संपर्क में आकर उसमें जागृति के लिए तृषा उत्पन्न हो जाती है। प्रीतम भाई, ब्रेन का रोल नहीं आ रहा है ना, उसमें पता और हो जाता है, बदल जाता है, तथा उसमें जागृति प्रारंभ हो जाती है। उसी उतने ही माने भौतिक वो शरीर तो वही रहता है। तो यह वातावरण के प्रेरणावश पाई जाने वाली जागृति क्रम और जागृति प्रक्रिया है। बढ़िया। दूसरा फिर एक देखो, अपनी जागृति के लिए करना क्या है, तो अपने से अधिक विकसित का निर्देश, आदेश और संदेश की ओर अपने को अभिमुख बनाए रखें, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। बढ़िया। तो मोटा मोटी ये था। अब अपन चाहें तो जो भी इसमें क्वेरीज हैं पेज वाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं, पेज नंबर 52 से लेके। हाँ, नहीं तो पेज 52 से चलते रहते हैं। हाँ नहीं नहीं, बट भैया देखो स्पीड ठीक है ना, इस स्पीड से, लेकिन अपने में ग्रहण भी होता रहे, नहीं तो यही दिक्कत है। सोम भाई का जो 7 दिन का शिविर है, मेरा 3 दिन में पूरा हो जाता है है ना। लेकिन सोम भाई के वाले में उपलब्धि ज़्यादा रहती है, तो फास्ट ट्रैक भी ना हो। हाँ जी, पेज नंबर 50 ऐसे चलें एक एक करके। पेज 52 पे कोई क्वेरी हो ऐसे ही चल लेते हैं एक बार, फिर पेज 53, 54 ऐसे एक बार रन थ्रो कर लेते हैं, तो उसमें अध्यास, प्रारब्ध ये सब आ जाएगा। हाँ वही तो करो, अभी आ जाएगा। आगे 52 पे है क्या? 53 पर कुछ है? 51। पेज 52 पर कहाँ पर है? अच्छा, फर्दर जूनी बुक है एक, रुको रुको
पेज वाइज करते जाते हैं। ये तो समरी कर दी, एक पेज वाइज रन थ्रू कर लेते हैं। नहीं बट पकड़ में कैसा रहा, ये तो एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी पढ़ने का? है ठीक है। ओवरऑल ग्रिप फोर्टी 49। नहीं मिला? कोई नहीं, देख लीजिए उसको। पेज 53, हाँ जब तक पेज 53 पे कुछ है। और तो कौन सी एक कोई बुक को रेफरेंस लेके चलें? हाँ वो उसके बाद आते हैं, वो आगे है पेज, उसके पहले जस्ट जहां से अपन ने शुरू किया। विवेचन कौन सी लाइन में? उपरोक्त अनुसार विवेचना के आधार पर, मतलब जब विश्लेषण करते हैं, परपज सहित विश्लेषण, प्रयोजन सहित विश्लेषण। हाँ मतलब उस पेज पे यदि कोई है तो 53 का लास्ट पैराग्राफ, उपरोक्त अनुसार विवेचना के आधार पर ही। हाँ पेज 54 है ना? तो कौन सा? अभी आ गया है, नहीं इसमें है, अच्छा हाँ। पेज 53 की लास्ट लाइन, 1 रुपया के मूल्य को 1 से 99 पैसे तक मूल्यांकन करने की स्थिति पर्यंत उस 1 रुपया का पूर्ण मूल्यांकित ज्ञान उस इकाई में प्रादुर्भूत नहीं हुआ है, उस इकाई में स्पष्ट नहीं हुआ है, उसको स्पष्ट समझ में नहीं आया, है ना? हाँ यथार्थता अध्ययन जो है, यथार्थता वास्तविकता सत्यता के अर्थ में ही संपन्न होता है। तो यथार्थ हर इकाई में जो अर्थ है ना, वो यथार्थता है ना? और फिर उसको यदि अपन उसमें देखेंगे ऐप में, यथार्थता वास्तविकता और सत्यता, है ना? तो फिर उसमें सत्यता के वस्तुगत सत्य, वस्तुस्थिति सत्य, वो पूरा उसी की पूरी की बात कर रहे हैं। तो जो बेसिकली अध्ययन जो होना है वो यथार्थताओं का वास्तविकताओं और सत्यता के अर्थ में ही संपन्न होना है ना? वो डिटेल में आएगा आगे, यथार्थता और सत्यता। इस रेफरेंस में सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अध्ययन जो है वो वास्तविकताओं का या सच्चाइयों का ही होना है ना? और सर्वप्रथम व्यापक वस्तु में ही समाहित संपूर्ण एक एक वस्तुओं का वर्गीकरण विधि से अध्ययन संभव हो गया है। क्योंकि यदि ऐसे देखेंगे तो एक एक का अध्ययन नहीं हो सकता, तो वर्गीकरण विधि से सच्चाइयों का, यथार्थताओं का अध्ययन हो गया है। पदार्थ अवस्था 4 पदों और 4 अवस्थाओं के रूप में। आ गया इसमें क्या? हाँ 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 बढ़िया। तो स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य। तो जैसे कोई एक वस्तु है, जैसे मानव एक वस्तु है ना? पेड़ एक वस्तु है, लोहा एक वस्तु है। तो इसका वस्तुगत सत्य का मतलब होता है उसका रूप, उसका गुण, उसके स्वभाव और उसके धर्म के बारे में स्पष्टता, वस्तुगत सत्य, है ना? और स्थिति सत्य को देखेंगे तो स्थिति सत्य व्यापक, तो स्थिति सत्य व्यापक और वस्तुगत सत्य वस्तु। फिर वस्तु स्थिति सत्य, वो वस्तु कई और वस्तुओं के साथ पाई जा रही है, वो वस्तु स्थिति सत्य है। जैसे आप परिवार में पाए जा रहे हैं तो उसके भी मैकेनिज्म्स हैं फिर, है ना? उसके योग संयोग में वस्तु स्थिति सत्य है, माने उसकी आज की स्थिति क्या है। जैसे अभी अपन बात कर रहे थे, हम और आप इस स्थिति में है कि अपन अध्ययन कर पा रहे हैं, है ना? जो भी हमारा पुराना संचय है उसकी वजह से। तो ये हमारा वस्तु स्थिति सत्य है ना? वस्तु के रूप में वो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी एक मानव ही है वस्तु के रूप में, तो है ना? और स्थिति के रूप में व्यापक में सब संप्रति हैं, लेकिन हमारा और आपका वस्तु स्थिति सत्य उससे बदल गया। वस्तु का जो त्वा है, तो हम सब यहाँ जो बैठे हैं
वस्तुगत सत्य के रूप में रूप गुण स्वभाव धर्म ही है मानव के होने के नाते, और हमारा लेकिन वस्तु स्थिति सत्य सबका अलग अलग है, सबकी परिस्थितियों में उस अर्थ से भी अध्ययन की बात आ रही है। वो पूर्ण व्यापक अस्तित्व, बस वो स्थिति सत्य। यथार्थता, वास्तविकता और सत्यता, तो सत्यता को जो बता रहे हैं है ना, यथार्थ को कह रहे हैं स्वभाव की स्थिति, स्वभाव जो जिस वस्तु में जो अर्थ समाया हुआ है, यथार्थ है ना। और वास्तविकता रूप और गुण के अर्थ में वास्तविकता की बात करें तो रूप गुण स्वभाव और धर्म के रूप में सत्यता है, उस अर्थ में कह रहे हैं इसको। हाँ बताओ, रुको, हाँ अभी धीरे से बताते हैं एक बार। स्थिति सत्य तो व्यापक हो गया। वस्तु स्थिति सत्य का मतलब है कि उसकी सिचुएशन क्या है इस समय। तो जैसे ये धरती जो है ना, एक पदार्थ अवस्था की इकाई है ना। अब वस्तु स्थिति क्या है इसकी, कि ये सौर मंडल में एक ग्रह के रूप में है, वो वस्तु स्थिति है उसकी। जैसे आपकी और मेरी एक वस्तु स्थिति सत्य है, देश दिशा काल से डिसाइड होता है वस्तु स्थिति। उस देश में उस काल में उसका दूसरों से क्या जुड़ाव है, उस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। तो वस्तुगत सत्य तो जो हो गया, ये जो कोई वस्तु है, सपोज एक मानव है, तो इसका वस्तुगत सत्य तो है उसका रूप गुण स्वभाव और धर्म। ये वस्तुगत सत्य है। और स्थिति सत्य है कि वो संप्रक्त, सत्ता में संप्रक्त है। और वस्तु स्थिति सत्य है उसकी दूसरे वस्तुओं के साथ स्थिति, परस्परता में। हाँ एक्चुअली उनसे हमारा ना डे टू डे में हमारे इन शब्दों का ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा है। बल्कि वो शब्द ज़्यादा दिक्कत वाले हैं जिनको हम डे टू डे में यूज करते हैं और अपने ढंग से मीनिंग लेते रहते हैं, है ना। कम से कम इनमें तो हम वही मीनिंग पकड़ लेते हैं जो है। देश दिशा काल के आधार पर वस्तु स्थिति। हाँ पेज नंबर 55, अच्छा 54 पे कुछ है। हम्म हाँ हाँ, देव पद दिव्य पद, हाँ वही तो गड़बड़ है। तो अस्तित्व सहज पद यही है हमारे में जो चलता है कि आईएएस आईपीएस कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर, अभी हमने इसको पद माना है। जो अस्तित्व में जो पद है वो प्राण पद है, माने पदार्थ और प्राण में बदलना। इसको मिटा दूं क्या, तो इस पे कर सकते हैं, ये तो हो गया ना। तो ऐसे अस्तित्व में देखेंगे तो चार ही पद हैं, है ना, और चार अवस्थाएं, चार पद चार अवस्था। तो क्या चार पद हैं? प्राण पद, प्राण पद चक्र है जिसमें यहां पदार्थ है और ये प्राण अवस्था है। हाँ तो मानव पद तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का पद है, देव पद भी ज्यादा जिम्मेदारी का है। हाँ लेकिन यहां पर बिल्कुल, तो ये कह रहे हैं कि पद ऐसा नहीं यहीं पर है,
इनमें भी पद है, मतलब हर इकाई, इसलिए पदार्थ की परिभाषा दी पद भेद से अर्थ भेद, माने पद बदलने से अर्थ बदल जा रहा है उसका। तो पदार्थ और प्राण, प्राण अवस्था का पद अलग है ना। तो ये भी एक पद है, जो सेल है ना, श्वसन प्रश्वसन जिसमें हो रहा है, वो भी एक पद है। माने पदार्थ ही इस पद में भी है, इस पद में भी है। और यहां पर फिर संक्रमण हो गया। तो जो यादव भैया पूछ रहे थे, देखिए इसको ये कह रहे हैं विकास क्रम, ये जो इसमें होता रहता है पूरा विकास क्रम है पदार्थ और प्राण में। इस पूरे चक्र को कह रहे हैं विकास क्रम। विकास क्रम की अंतिम उपलब्धि है समृद्धि पूर्ण मेधस, है ना। ये पूरा विकास क्रम है। और इधर विकास हो गया, ये विकास के पद में है गठनपूर्ण परमाणु या जीवन, जो कि इस चक्र से बाहर आ गया। तो विकास क्रम है पदार्थ का प्राण अवस्था में बदलना, प्राण अवस्था का, इसको विकास नहीं कर रहे। देखो देखने में लगता है जैसे ना पेड़ पौधे विकसित हों, मिट्टी पत्थर से नॉर्मली देखने में नहीं लगता कि मिट्टी पत्थर से ज्यादा विकसित है पेड़, लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि यार विकसित है और फिर बाद में फिर मिट्टी बन जाता है, तो ये विकसित हुआ कहाँ, जो वापस गिर जा वापस आ जा रहा है, इसलिए उसको विकास क्रम कह रहे हैं। विकास हुआ नहीं। विकास की डेफिनेशन है कि एक बार यदि विकास हो गया तो वो वापस नहीं आता है, इसलिए तभी तो बोलेंगे विकास हो गया। मेरे में विकास हो गया या किसी इकाई में, वो वापस नहीं आ सकता, इसका मतलब है अब विकास हुआ। उसके पहले विकास के लिए प्रयास हो रहा है, ये सब विकास क्रम में प्रयास चल रहा है। तो ये हो गया प्राणपद चक्र या प्राणपद। उसके बाद ये जो इसकी जो उपलब्धि थी, मैक्सिमम उपलब्धि, वो समृद्धिपूर्ण मेधस, माने पशु शरीर और मानव शरीर। तो मानव शरीर बेसिकली प्राणावस्था की इकाई है ना, जिसका रूप गुण स्वभाव, इन सब का फिर अपन रूप गुण स्वभाव धर्म जब वर्गीकरण विधि से पढ़ सकते हैं। इसका रूप, इसका रूप, इसका गुण, है ना, स्वभाव, जैसे इसमें, और धर्म, इसको कह रहे हैं अस्तित्व ही इसका धर्म है ना। फिर इसका अस्तित्व सहित पुष्टि या सारक मारक इसका स्वभाव है। यहाँ पे संगठन विघटन ही स्वभाव है ना, पदार्थ में। और फिर इधर आगे तो ये हो गया भ्रांत पद चक्र। तो भ्रांत पद में इधर आ गया पशु शरीर, जीव अवस्था, पशु या जीव अवस्था, पशु पक्षी, और इधर आ गया भ्रमित मानव। ये भ्रांत पद चक्र, इससे फिर कोई बाहर निकल गया, है ना, जागृति हो गई। ये जागृति क्रम है, ये है ना, जीवनी क्रम, जागृति क्रम। और इससे फिर कोई बाहर, अब बोला जागृति हुई, क्योंकि अभी रिवर्सल नहीं है इधर, जागृति या मानव। अब इसमें रिवर्स गियर नहीं है, मानव गलती नहीं करेगा अब। देखने में लगती है, लाक्षणिकता में, लक्षणों में लगती है, एक्चुअलिटी में नहीं है। हाँ, मतलब वही लाक्षणिकता में मतलब है, बट सही अर्थों में जो विकास, क्योंकि लाक्षणिकता माने सामयिक घटना है, वो कुछ समय तक रहती है, जिसको सामयिक आया था ना, कुछ समय तक रहती है, फिर वापस हर प्राण अवस्था विरचित होकर फिर मिट्टी में मिल जा रहा है, फिर पदार्थ में कन्वर्ट हो जा रहा है। हाँ, तो ये भी एक पद है उस रचनाओं का। परमाणु के पद नहीं लिखे हैं, नहीं नहीं नहीं, ये अवस्थाओं के पद हैं। पदार्थ एक अवस्था है, प्राण अवस्था है ना, रचना है। यहां पर विकास हो गया तो गठनपूर्ण परमाणु एक जीवन हो गया। जीवन पद नहीं है, पद तो भ्रांत पद है ना, पशु और भ्रमित मानव। और मानव एक पद है जागृति में, फिर देव मानव पद है। वो वाले पद से बाहर आ जाओ, क्योंकि वो मानवकृत पद हैं।
ये प्रकृति सहज पद हैं। प्रकृति में जो पद हैं, जो जहाँ पर पदार्थ अपने उस अवस्था में होने से नए आचरण को व्यक्त करता है, तो इसका एक अलग आचरण है, इसका एक अलग आचरण, लेकिन ये आचरण एक दूसरे में बदलता रहता है, इसलिए इसको चक्र कह रहे हैं, प्राण पद चक्र। एक अलग आचरण को व्यक्त कर रहा है, और उसमें से जो विकसित हो गया वो जीवन को व्यक्त कर रहा है, और इसमें जो विकास होकर के हो गया वो मानव पद को व्यक्त कर रहा है। तो एक मुझे अच्छी हाँ, और क्यों नहीं आएगा, आ ही सकता है, इसीलिए तो चक्र है। इस चक्र से बाहर होने का काम जागृति है। एक मुझे अच्छी घटना याद है, ऐसी मैं किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा यार ये कैसे हो सकता है कि आदमी गलती नहीं करेगा। ये बात जब समझ में नहीं आ रही। वो चाहे तो गलती, माने ये चाहे तो गलती क्यों नहीं करेगा, है ना। तो उनको बड़ा अचंभा हो रहा था। अब वो किसी के भक्त थे। मैंने कहा इनको आप जिनको गुरु मानते हो, है ना, आपको लगता है किसी दिन ये गलती कर देंगे, चोरी करते हुए पकड़े जाएंगे? अरे यार ऐसा कैसे बोल सकते हो आप, है ना। माने जैसे महावीर से हम अपेक्षा करें कि महावीर एक दिन चोरी करते हुए पकड़े गए, है ना, या बुद्ध पकड़े गए, माने जो भी महापुरुष जिसको हम महान, ऐसा ही भैया संभव ही नहीं है। जागृति का मतलब ही है कि वो गलती कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गलती आदमी करता ही नहीं है अभी भी, वो तो सुखी होने के लिए प्रयासरत है। जब इसको सुख समझ में आ गया, मानवीयतापूर्ण आचरण में सुख, अब जिसको हम गलती करें उधर जाएगा कैसे? जीवन में डिजाइन ही नहीं ना गलती करने की, वो तो सुखी होने की डिजाइन है। तो सुख समझ में आ गया, तो गलती होना हमारी कल्पना में भी आता नहीं कि यार हमारे माता पिता एक दिन हम ऐसी स्थिति में आएंगे जब हमसे गलती होगी ही नहीं। माने हमारी कल्पना में भी गलती नहीं आएगी। कल्पना में नहीं आएगी इसलिए नहीं होगी क्योंकि कल्पना ही साकार होती है ना। तो जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों किसी भी अवस्था में गलती का वो बटन ही गायब हो चुका होता है, गलती नाम की चीज ही खत्म हो जाती है। मानव की वो खूबी, ये पद है वो मानव पद। सुनील भाई, ऐसा पद है जिसमें गलती होने का अधिकार गया, अब सिर्फ सही सही करने का बचा है ना। ये बहुत जबरदस्त चीज है। मतलब दुखी होने का अधिकार गायब हो गया, सुखी सुख की शुरुआत है वहां से। उसके बाद हर चीज, क्योंकि हर चीज स्पष्ट, क्योंकि जागृति में मानव, देव मानव, दिव्य मानव ज्ञान के रूप में समान है तीनों। ज्ञान में कोई और चेंज नहीं होना है, क्योंकि जितना ज्ञान होना था हो गया है। अब केवल प्रमाण का बात है, इसलिए देव पद चक्र है। मानव, ये देव पद चक्र है। मानव और देव मानव, इनमें भी चक्र चलता रहता, परिस्थिति अनुसार। समाज के लिए भी काम कर रहा है, परिवार के लिए भी काम कर रहा है, आवश्यकता अनुसार। हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो पूर्णता के अर्थ में लिख रहे हैं, माने ज्ञान के अर्थ में समान है, प्रमाण के अर्थ में वहां पूर्ण हो रहा है। हाँ, जागृत तीनों है, इसलिए तो अभी बचा हुआ है ना काम। ये तो केवल क्रिया पूर्णता हुई ना, ये क्रिया पूर्णता हुई। यहां ज्ञान के अर्थ में समान हो गए, ज्ञान पूरा हो गया, अनुभव संपन्न हो गया। अभी प्रमाण देना बाकी है देव पद और देव मानव पद में, है ना, मानव और देव मानव में। और इसके बाद फिर क्रिटिकल ट्रांजिशन है, जिसको दिव्य मानव कह रहे हैं, पद मुक्ति या दिव्य मानव पद। बढ़िया। तो ये मानव जाति में, जैसे अभी तक हम लोग बहुत कॉमन बोलते रहे, टू इट इज ह्यूमन, गलती करना तो मानव का स्वभाव है, ये एकदम गलत पढ़ा रहे हैं हम। आज की मानव की जब समीक्षा करते हैं तब ये सब, ये इस भ्रमित मानव के आधार पर जितने आकलन कर रहे हैं ना, इसमें हम कह रहे हैं कि मानव तो जन्म से स्वार्थी है, लालची है, लोभी है। ऐसा धर्मों तक में लिखा है भाई, ग्रंथों में, कि आदमी तो स्वार्थी है। और विज्ञान तो बोल ही रहा है, क्योंकि वो तो इसी का अध्ययन कर रहा है जो जिसमें लालच, प्रियत लाभ दिखाई दे रहा है ना। तो इसलिए गलत अध्ययन हो गया वो। जो सच्चाई है उसका, क्योंकि होना वो ऐसा चाहता है, इसका अध्ययन सर्वसुलभ नहीं है, इसलिए हमने अभी इसके अध्ययन को सही मान के, या हमें समझ में नहीं आ रहा, मानो कुछ भी कर लेता है, ऐसा पहुंच गए हम। तो इस स्थिति में गलतियां नहीं होती हैं। तभी इसका, जिसको लिख रहे हैं ना कि मानव व्यवस्था
चूंकि मानव का अध्ययन संभव हो सका क्योंकि वो व्यवस्था सहित जीने में निश्चयन आ गया, निश्चित हो गया उसका आचरण, इसीलिए अध्ययन हो पाया। इसके पहले अध्ययन करना संभव ही नहीं है मानव का। इस स्थिति में ही अध्ययन होता है, और इसमें जब अध्ययन कोई करता है तब वो बताता है ये गलत है, क्योंकि सही के रेफरेंस से गलत पता चल रहा है। इसीलिए हम आजकल नहीं कह पाते हैं कि सही गलत क्या है, क्योंकि अब तो सबका अपना अपना सही है। क्योंकि सही का कोई जब तक सार्वभौम रेफरेंस ही नहीं आएगा तब तक आप कैसे बोलोगे कि मेरा बेटा जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, मेरी पत्नी जो कर रही है गलत कर रहा है, मेरा भाई गलत कर रहा है। बोलता है यार ठीक है, तुम्हारा सोचना अपना, आप अपने ढंग से सोचते हो, मैं अपने ढंग से सोचता हूँ। ये तो मैटर ऑफ परसेप्शन है। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, मैं अपनी जगह, ये भी मैंने मुद्दा है। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, हम अपनी जगह सही हो सकते हैं, और दोनों अलग अलग हैं। ये तो संभव ही नहीं है ना। तो जब तक ये स्थिर नहीं होता तब तक ये चलता है। बढ़िया। एक प्रश्न था इसमें अजय भाई, इधर आशीष। हाँ जी। एक बार जागृति हो गई तो उसमें फिर कैसे बोलेंगे कि वो परिवार के लेवल पे जागरूक है या समाज के लेवल पे जागरूक है या दुनिया के लेवल पे जागरूक है? एक बार जागृति हो गई, बिल्कुल ठीक है, मतलब आचरण पूर्णता है। बिल्कुल ठीक है। आचरण पूर्णता नहीं है, इसको कह रहे हैं क्रिया पूर्णता, इधर कह रहे हैं आचरण पूर्णता। लेकिन यहां से मानवीयता पूर्ण आचरण हो गया। हाँ, मानवीयता पूर्ण आचरण, इसलिए आचरण की 3 स्टेजेस बताई। मानवीयता पूर्ण आचरण माने न्याय प्रधान विधि से जीता है मानव, और देव मानव जो है वो धर्म प्रधान विधि से जी रहा है। तो अब उसका पता कैसे चलेगा? जैसे अभी हम और आप मान लो ज्ञान संपन्न हो जाते हैं, जागृति संपन्न हो गए, तो ज्ञान के रूप में तीनों समान है, मानव, देव मानव, दिव्य मानव। अब अपन जीने जाएंगे, जैसे बाबा बोले कि जब उनको अनुभव हो गया तो उसके पहले तक तो वो विरक्ति विधि से जीते रहे। उसके बाद उन्होंने सजाया कि अब हमें समृद्धि विधि से जीना है। 2 जीने की अलग अलग विधियां हैं। साधना काल में विरक्ति विधि से जीते रहे, है ना। विरक्ति विधि का मतलब अपने को कुछ नहीं रखना है, आने खाना जो आ जाएगा तो आ जाएगा, है ना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद समृद्धि विधि से फिर क्या है, हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करना है। तो परिवार विधि में जब अपने परिवार के लिए उपयोग उपभोग के लिए जो वस्तुएं चाहिए उसका उत्पादन कर रहे हैं, उसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं, फिर एक समय समाज के लिए अपने तन मन धन को लगाने के योग्य हो गए। तो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा किए हुए बिना और परिवार की सहमति के बिना हम समाज के लिए उपयोगी नहीं हो पाते हैं। तो उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर देव मानव पद में आते हैं। तो एक स्थिति में है जब मैं अपने परिवार के लिए क्रियाशील हूं और उसमें आंशिक रूप से प्रधानता का मुद्दा है, न्याय प्रधान कह रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि उसमें दूसरों के लिए, समाज के लिए नहीं कर रहा है, कुछ बच्चों की फीस भर दी, वो सब कर ही रहे, लेकिन जो प्रधानता है एक समय फिर धर्म प्रधान हो गया। तो धर्म प्रधान माने व्यवस्थाएं कैसे स्थापित होंगी धरती पर, उसके लिए माने एजुकेशन प्रोग्राम, इसके लिए अपना अधिकांश मतलब समय तन मन धन नियोजित हो। फोकस लोकेशन हो गया उसमें। बस यस, इसलिए वो लिखा है लोकेश बस। तो यहाँ पर यदि फोकस पर फिर भी मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे मतलब ये क्रिया पूर्णता यानी जीना हो गया, हाँ जागृति के साथ जीना हो गया, बिल्कुल हो गया। और आचरण पूर्णता यानी समझाना हो गया, और लोगों को भी मैं समझाऊं और मेरे आचरण से मैं प्रमाणित हो गया तो बाकी लोग भी वैसा जिएंगे। बिल्कुल ठीक। तो अभी आचरण पूर्णता एक बार आ गई, मतलब प्रमाणित हो गई, ठीक है, तो फिर तो वो हर लेवल पे ही रहेगी ना। बस फिर तो इस लेवल फिर पे वो पहुंच गया ना। फिर वो हम ऐसा क्यों बोल रहे कि क्रिया पूर्णता जब शुरू होती है तो वो परिवार लेवल पे रहती है, फिर समाज लेवल पे जाती है और फिर दुनिया के लेवल पे जाती है। मेरा बोलना ये है कि एक बार आपकी जागृति हो गई तो वो तो आप परिवार, समाज और पूरी दुनिया, हाँ ये सभी के लिए उपलब्ध हो आप फिर। उपलब्ध तो हो, लेकिन जो वस्तु स्थिति है ये वस्तुगत सत्य के रूप में, उसमें तीनों चेतनाएं एक साथ आ गई ज्ञान के रूप में, मानव चेतना, देव चेतना, दिव्य चेतना। लेकिन अब जो वस्तु स्थिति सत्य है उसकी जो सिचुएशन है, वस्तु कहाँ पर है दूसरे वस्तुओं के साथ परस्परता में, अभी परिवार की क्या सहमतियां बन रही हैं, कितना योगदान दे पाता है, उस स्थिति सत्य के साथ चल उस हिसाब से वो 3 पद किए हैं, मानव, देवपद और दिव्य पद। बस। और इसको गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता को ऐसा भी बोल सकते क्या कि गठन पूर्णता यानी समझना? नहीं, गठन पूर्णता माने जीवन, यहाँ पे समझना नहीं हो रहा है कुछ भी।
समझना नहीं हो रहा। ये तो पशु शरीर में भी जा रहा है और शुरुआत में। क्रियापूर्णता भी जीना। क्रियापूर्णता ही जीना है शुरुआत। अच्छा, गठन पूर्णता तो परमाणु, जीवन परमाणु हो गया, है ना। इसीलिए कहा है कि जो चेष्टा है वो श्रम गति परिणाम के रूप में है। यदि अपन देखेंगे मूल चेष्टा परमाणु में जो मूल चेष्टा है वो श्रम गति और परिणाम, ये याद है, क्रिया बराबर श्रम गति। तो परिणाम का अमृत जो है वो गठन पूर्णता है, श्रम का विश्राम क्रिया पूर्णता है, गति का गंतव्य दिव्य पद है। ऐसे तीनों का बढ़िया। पेज नंबर 56। उसमें भी परिस्थिति अनुसार कम ज्यादा होता रहता है, सक्रियता के आधार पे और उम्र के आधार पे भी होगा। जैसे एक बार आप समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं, फिर एक उम्र आएगी तो आप विड्रॉ कर लेंगे उससे, दूसरों पे पास ऑन कर देंगे। हाँ, चक्र नहीं है, बस वहां से पद मुक्ति हो गई, तो फाइनल स्थिति है। हाँ वही दिव्य पद या पद मुक्ति, दिव्य मानव पद या पद मुक्ति, एक ही बात है। ये बड़ा मुश्किल है, हम तो कुछ नहीं कहेंगे हम अपन कैसे कह सकते हैं? नहीं, अपन कुछ नहीं कह सकते, है ना। नहीं, गठन पूर्णता क्रिया का जो श्रम का विश्राम है, क्रिया पूर्णता जागृति है, श्रम का विश्राम। मानव का समस्त श्रम विश्राम के लिए है। हाँ, नहीं वो इस ऑर्डर में नहीं है, क्योंकि वो श्रम प्लस गति बराबर परिणाम, परिणाम प्लस परिणाम का अमृत का मतलब है उस परिणाम के साथ लगातार बना हुआ है, क्योंकि हर पूर्णता के बाद उसकी निरंतरता है, तो गठन बना ही रहता है। फिर परिणाम एक निश्चित परिणाम के साथ बना हुआ है। हाँ हाँ, वो क्रिया पूर्णता में, अनुभव संपन्नता में 10 क्रियाएं चालू हो गई, उसका परिणाम आ गया। नहीं, फाइन ऐसे बोलोगे तो फाइनली तो इधर होगा, आचरण पूर्णता में, गति का गंतव्य, है ना। वो शब्द का अपन, है ना, शब्द देना अपना काम है, वो भी एक परिणाम ही है जिसको गुणात्मक परिवर्तन कह रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि परिणाम नहीं है, लेकिन ये जो 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 ये पहला मात्रात्मक परिवर्तन को परिणाम कहा, इसलिए उसको गति गठन पूर्णता में कहा। परिणाम का अमृत मात्रा के अर्थ में, है ना, वहां श्रम के अर्थ में श्रम का विश्राम। इसका मतलब ये नहीं कि जागृत मानव श्रम नहीं कर रहा है, लेकिन उसका श्रम जिसके लिए श्रम करता है उतना ही फल आता है, इसलिए श्रम में क्षोभ नहीं होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं श्रम नहीं कर रहा है, चेष्टा मुक्त इकाई नहीं है ना, चेष्टा तो लगातार बनी रहेगी, लेकिन जो श्रम करता है उसके वही फल आता है, इसलिए श्रम का क्षोभ नहीं होता है, इसलिए विश्राम कहते हैं, है ना। आप जितना पढ़ रहे हो उतना रिजल्ट आ रहा है, बढ़िया, खुश है, मस्त, तो एंजॉय, मतलब मौज है, फिर अपनी सुख बना हुआ है लगातार। श्रम का क्षोभ होना ही दुख है, जिस अर्थ में जो लिखा था ना, क्षोभ या अग्रेषण, है ना, वो है। बढ़िया, ठीक लग रहा है कि नहीं? सबको ठीक लग रहा है? कुछ लोगों को ऐसा, मतलब ज्यादा फास्ट या टफ या हार्ड या कैसे, या उसका लिंकेज समझ पाना हमारे से, बार बार ये सोचो अपने, हम इसको समझ के क्या करेंगे, ये पकड़ते रहना है। तो मानव पद हम क्यों समझ रहे हैं? इस संभावना को समझ रहे हैं कि यार ऐसी स्थितियां होती हैं जहां निरंतर सुख संभव है, यहां से निरंतर सुख की शुरुआत होती है। उसको तात्विक स्वरूप में देख रहे हैं, फिर उसका व्यवहारिक स्वरूप, यहां से ही मानवीयतापूर्ण आचरण शुरू हो गया, मतलब निश्चित आचरण की बात हुई। हाँ जी, हाँ, माइक माइक दीजिए। हेलो, बुद्धि में जो बोध हो रहा है, हाँ तो वो कितनी परिकल्पनाओं का हो सकता है? हाँ, ये बढ़िया है। तो बुद्धि में बेसिकली बोध जो होता है, माने जो साक्षात्कार होता है जिन चीजों का, वो बुद्धि में स्टोर होती रहती है, साक्षात्कार। तो जो बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं, है? वो हाइपोथेसिस बहुत सारी हो सकती है। हाँ, जैसे एक आपने बताया कि जीवन
जो जीवन का अमृतत्व है ना, वो तो एक है। एक हुआ, ऐसे तो कई ऐसे सारे मूल्यों का जो साक्षात्कार होता है वो भी वहीं स्टोर होता है, और फिर फाइनली देखेंगे तो अस्तित्व सह अस्तित्व है, यही बोध हो रहा है फाइनली ओवरऑल। और जो ये जो चार अवस्थाएं अस्तित्व दर्शन में, जो जीवन का अमृत और ये जो मानव पद, देव पद, दिव्य पद है ना, इसकी स्पष्टता, इन सारी सच्चाइयों का बोध हो रहा है। तो ऐसे गिनती में अपन ने नहीं लिया है 1 2 3 4 है ना, बट मोटा मोटा है कि मूल्यों का साक्षात्कार और उसका बोध, और परमाणु में जो गठन पूर्णता है, जीवन के अमृत का बोध, शरीर के नश्वरत्व का बोध और व्यवहार के नियमों का, और प्रकृति में जो अस्तित्व सहज व्यवस्था है इसका बोध। ये मोटे मोटे यदि 4-5 बिंदु देखेंगे तो ये है जिनका बोध होना है। — 55 हाँ, ये बढ़िया है। सर्वप्रथम अध्ययन, द्वितीय स्थिति में प्रयोग अभ्यास अर्थात कर्म अभ्यास और व्यवहार अभ्यास, और तृतीय स्थिति में अनुभव और प्रमाण। उसकी आखिरी की 4 लाइन, यही पात्रता। तो अभी हाँ, ये बहुत बढ़िया है। प्रमाणित होता है, अनुभव प्रमाण प्रमाणित होना ही उपलब्धि और सार्थकता है। विकास और जागृति संबंधी अध्ययन मानव कुल के लिए अथवा मानव कुल सुरक्षित रहने के लिए परम आवश्यक है, जिसके लिए अपन अध्ययन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्व मानव में समझदारी की प्यास है ही। हर मानव समझदार होना ही चाहता है, समझना ही चाहता है चीज़ों को। यही पात्रता सर्व मानव में होने का प्रमाण है। तो ये जो प्यास है, इससे पता लगता है कि मानव पात्र है चीज़ों को समझने के लिए, क्योंकि उसमें समझदारी की प्यास है ही। नहीं तो कैसे पता लगाएंगे कि यार आदमी समझना चाहता है कि नहीं। तो उसको और स्पष्ट कह रहे हैं कि जो बच्चा जन्म से ही जैसे ही बोलना शुरू करता है, बहुत सारे सवाल करता है, उसकी बहुत सारी क्वेरीज हैं, जिसको कह रहे हैं कि सही कार्य व्यवहार करने का इच्छुक है वो, या जिज्ञासु है। उससे पता लग रहा है कि इसके इतने सवाल पूछ रहा है, इसका माने ये पात्र है समझने के लिए। उस अर्थ में कह रहे हैं कि इससे पता लगता है, यही पात्रता सर्व मानव में होने का प्रमाण है। इसे तर्क संगत विधि से अर्थ बोध सहित स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य और वस्तुगत सत्य को बोधगम्य, अध्ययन गम्य, फलतः अनुभव गम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति समीचीन है, मतलब निकट है। समीचीन का मतलब आसपास है। यही अध्ययन का तात्पर्य है। इसको बोध करा देना। जो बच्चों में नेचुरली जिज्ञासा है मानव में, एक उम्र बढ़ने के साथ हमारी जिज्ञासाएं कम हो गई हैं, या लगभग कहीं कहीं स्थितियों में ख़त्म हो गई हैं, है ना। अब उसको लगता है भैया पैसा कमाना ही एकमात्र काम है ना। ये सब समझ के तो टाइम वेस्ट कर रहे थे, नहीं में तो अपन कुछ और कमा लेंगे। या फिर किन्हीं इस परिस्थितियों में किसी की समीक्षा हो गई है कि नहीं यार, जो हम उपलब्धियां ट्राई कर, नहीं बात बनेगी, तो जिज्ञासा हो रही है। नहीं तो बच्चों में नेचुरल है जिज्ञासा। कर्म अभ्यास का मतलब उत्पादन के लिए, समृद्धि के लिए जो अभ्यास है, और व्यवहार अभ्यास मानव के साथ, मानव के साथ जो व्यवहार है उसमें जो अभ्यास है उसको व्यवहार अभ्यास, या व्यवहार या विचार या अनुभव, बस। और बाकी तो विचार अभ्यास है, जो अध्ययन पहले ही हो गया। सर्वप्रथम अध्ययन, विचार अभ्यास हो गया, है ना। उसके आधार पे द्वितीय, हम अपन सब एक साथ ही हैं, है ना। मतलब मैं अध्ययन भी कर रहा हूँ, है ना, समझते हुए समझाने, ये साथ साथ ही चल रहे हैं, है ना। दोनों ही काम कर रहे हैं, अभ्यास भी कर, परिवार में अभ्यास, आप सबके मतलब वही अभ्यास, दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं। अभ्यास भी चल रहा है और सबका साथ साथ ही चलता है। बट पीछे से कोई क्वेरी नहीं है, या मतलब ये ठीक चल रहा है कि नहीं? अच्छा, मुझे ऐसा पता नहीं, फील ऐसा लग रहा है कि हाँ, ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे फील आ रहा है। ये 4 चरण है, फिर भी है। पहले अध्ययन, फिर कर्माभ्यास, फिर व्यवहाराभ्यास, फिर अनुभव, फिर तीसरा अनुभव, तीसरा अनुभव। हाँ, उसके तीसरी स्थिति में अनुभव होगा। व्यवहार अभ्यास करने से ही अनुभव होगा सच्चाइयों का। अच्छा। हम बिना अभ्यास किए
केवल पढ़ने से ही अध्ययन अध्ययन करते रहने से नहीं होगा अनुभव, ये कह रहे हैं। तो पहला फेज अध्ययन है, नहीं तो अभ्यास में आएगा नहीं। दूसरा व्यवहार अभ्यास है, उसके फलन में फिर अनुभव है, अनुभव फिर प्रमाण। इसलिए जीना जरूरी है अनुभव के लिए। यानी अध्ययन के बाद में जो है कर्माभ्यास यानी प्रकृति के साथ में जुड़ करके समृद्धि के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वायत्त हुए बिना हम प्रमाणित नहीं कर सकते समाधान को। समृद्धि के बिना समाधान का प्रमाण नहीं है, और समाधान के बिना समृद्धि नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक विचार में स्पष्ट नहीं हुआ मुझे कितना चाहिए, ये समाधान नहीं आएगा तो समृद्धि कहाँ से आएगी? हमें लगेगी नहीं हमारे पास पर्याप्त हो गया। मेरे पास अभी आकलन करूं कि मेरे पास कम है कि ज़्यादा, तो आवश्यकताओं का निर्धारण चाहिए। तो एक लेवल के समाधान से समृद्धि का डिजाइन बनता है। समृद्धि होती है फिर समाधान का प्रमाणक दे पाते हैं। इसलिए कहा स्वायत्त मानव होना जरूरी है अपने ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए। मैं निर्भर हूं फिर मैं ज्ञान का प्रमाण नहीं दे सकता, क्योंकि फिर जिससे मेरी रोटी आ रही है उसके प्रति मेरे को भय बना रहता है। तो स्वायत्त होना जरूरी है। इसीलिए जो मानव के लिए जो 6 चीजें कही ना, स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, है ना, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन, व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबी। नहीं, फैमिली में पहले से एसेट्स हैं तो फिर कर्माभ्यास की जरूरत है क्या? नहीं, वो तो अभी हम सब अधिकतर लोग समृद्ध लोग बैठे हैं, लेकिन गरीबी की मानसिकता में है या अमीरी की मानसिकता में है। क्योंकि ज्ञान के बिना समृद्धि फील नहीं हो रही, या भविष्य में लग रहा है कि पता नहीं कल कौन सी पॉलिसी आएगी। तो वस्तु से नहीं है ना वो मानसिकता, वस्तुएं पर्याप्त है हमारे पास। मैं थोड़ा कर्माभ्यास को समझना चाह रहा हूँ, कर्माभ्यास और व्यवहाराभ्यास को। नहीं, कर्माभ्यास तो यदि हमें आवश्यकता है, देखिए ज्ञान के बाद हमें ऐसा लगेगा कि मुझे अपने समृद्धि को प्रमाणित करने के लिए कुछ उत्पादन करने की जरूरत है। यदि आपका आकलन आ गया कि पर्याप्त है तो हो गया, जरूरत नहीं है। वो तो आवश्यकता अनुसार होगा ना सारा। नहीं, ये कोई कंपलसरी नहीं, कंपलसरी नहीं है। वो तो समृद्धि के लिए है। से भी डायरेक्ट अनुभव पे जाया जा सकता है। नहीं, व्यवहार अभ्यास तो के बिना कैसे होगा? व्यवहार मूल अनुभव तो वहां पे व्यवहार का आएगा ना भाई, कैसे कैसे जाओगे? नहीं आ पा रहा ना, संभव ही नहीं है। इसलिए तो ज्ञान की जरूरत है। नहीं तो क्या, यहीं तो अटक गए ना हम सब। को इसमें बाइकआउट किया जाता संतुष्टि नहीं हो रही ना उसमें। संतुष्टि होने के लिए हमारे पास, जैसे आपके पास जो भी पैसा है, आप कह ही नहीं पा रहे, आप घर में बैठ के चलो फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करो हमारे पास पर्याप्त हो गया कि नहीं। अभी बोलेगा क्या पता यार कल कौन सी बीमारी आएगी, बच्चे के लिए कहाँ पढ़ाना पड़ेगा, है ना, मैरिज करने में कितना खर्चा आएगा, और 7वीं पीढ़ी में पता नहीं क्या होगा। उस समय का आपने इकट्ठा किया कि नहीं? अभी तो कमी है अपने पास, तो अभी कहाँ ज़्यादा है। बेवकूफ़ आदमी हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, पैसा नहीं कमा रहे हो तो। और ये समृद्धि व्यक्तिगत नहीं है, समृद्धि परिवारगत है। परिवार में चर्चा करनी पड़ेगी, है ना। इसलिए तो फील नहीं आ रहा ना, वस्तुओं का मुद्दा नहीं है, वो आकलन ही नहीं हो रहा। वो ज्ञान के से कम में होगा नहीं आकलन, इसलिए समझदार होने की जरूरत है। अच्छा, उसमें जब तक मैं जीवन नहीं मानूंगा, शरीर ही मानूंगा, तो भी आकलन नहीं होगा। क्योंकि कभी कोई इलाज मुझे अमेरिका में जाके कराना पड़ेगा, तो क्या करोगे? अब हम समझ ही नहीं पा रहे यार, शरीर से हमारा जो काम होना था हो गया, अब इसको छोड़ने के लिए कभी मन बनाएंगे कि नहीं, कि छोड़ना ही नहीं है इसको। फिर तो परिवार के हर एक सदस्य तो भैया इसलिए कह रहे हैं, हाँ और क्या, इसलिए कह रहे हैं कि समृद्धि के भाव अकेले में तो अभी तो देखो ये हालत हो गई, आईसीयू में शरीर छूटता है, जबकि सही स्थिति यह है कि हमारे परिवारजनों के बीच में शरीर छूटना चाहिए। बाबा की बीच में तबीयत खराब हो गई एक बार, सबने फटाफट हॉस्पिटल में उनको एडमिट जमा कर दिया। अगली बार विड्रॉ हुए तो बोले अगली बार बीमार होऊंगा, कोई हॉस्पिटल में नहीं ले जाने का मेरे को। अपने स्वजनों के बीच में शरीर छोड़ने का, उसमें जो जीवन में घटनाएं घटती उसको हम पहचान ही नहीं रहे। वहाँ ऑक्सीजन मास्क में नर्स के बीच में जो कुछ कहाँ है स्वजन, सबका मन होता है बुला लो सबको। अब मुझे घबराहट हो रही, बच्चों सबको इकट्ठा करना चाहता है आदमी। तो भैया अभी हम चीज़ों को समझ ही नहीं रहे, जीवन की इस यात्रा का क्या हाल है। अभी तो हम ये कह रहे हैं कि हमें कोई भी बीमारी हो, कहीं से भी इलाज करना हो, मैक्सिमम पैसा होना चाहिए। वो आईसीयू में घुसने नहीं देता, वो एक किसी को घुसने देता मुश्किल से। बहुत हालत खराब है। अभी हम जीवन को ठीक से समझ ही नहीं रहे, उसकी गतिविधियों को। तो अपनों के बीच में, क्योंकि मानसिक तैयारी नहीं है शरीर छोड़ने की, क्योंकि अभी शरीर जिसलिए लिया था उससे तृप्ति हुई नहीं है। अभी संवेदनाओं में 80 के हो गए, वो रसगुल्ला चाहिए। अब यार क्या करोगे, वहीं अटका हुआ है मन, है ना। वो वाली मिठाई चाहिए, ये वाला ये चाहिए,
तो वो निकल ही नहीं पा रहा वहाँ से। माने रस माने जो प्रिय का आस्वादन है, रुचि मूलक आस्वादन में अटका हुआ है, मूल्य मूलक और लक्ष्य मूलक हुआ ही नहीं है, और उससे बड़ा हुआ नहीं, इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे ना कि उसमें उसमें ऐसा नहीं कि जो गलत कर रहा है, जड़ पक्ष के अधिमूल्यन से मुक्त हो ही नहीं सकते जब तक कि अनुभव संपन्न ना हो जाएं। ये माने कंडीशनल है, वो उसमें उससे उसकी उस जीवन की गलती नहीं है। रसगुल्ले से सुख ढूंढेगा ही। हाँ, और क्या करोगे यार, यही तो दिक्कत हो रही है कि हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो, और बड़ी चीज बता नहीं पा रहे। वो कह रहा है यार तुम अच्छे आदमी हो, और जो जिसमें रसगुल्ले में जा रहा है रसगुल्ला भी मत खाओ। तो समृद्धि के लिए परिवार के हर एक सदस्य का एडल्ट, हर एडल्ट माने जो जो वयस्क सदस्य हो गए, बिल्कुल। केवल अकेले का कार्यक्रम नहीं है। बस क्यों ज्ञान इसलिए ज्ञान अवस्था की इकाई है ना मानव, वो भाव आते ही नहीं है उससे पहले। ऐसा भी तो कह सकते हैं, ये जो भ्रमित मानव है उसकी महिमा ये है कि जागृति के लिए वातावरण तैयार कर दिया है। हाँ, वो तो मैंने लिखा ही था पहला सूत्र पिछली वाली में कि जो असामाजिकता, सामाजिक असंतुलन मानवीयता के लिए विकल्प को पैदा कर दिया ना। बिल्कुल यही तो हो ही रहा है, बिल्कुल। और इसमें गलत कुछ नहीं है, भले ही रहा हो, लेकिन विगत जो विगत का ये प्रेरणा धन्यवाद रही कि आज मतलब ये सारे हम टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही बस। यही यदि दर्शन 200 साल पहले आता तो हो सकता है ये इन चीजों के अभाव के कारण उसका संभव ही नहीं था, आवश्यकता ही नहीं propagation क्रिएट हो नहीं रही। होता। हाँ, क्योंकि जब तक हम मानव धरती एक के रूप में पहचान ही नहीं रहे तो बाउंड्री विलय होने की बात ही नहीं आती है। बिल्कुल ठीक कह रहे। और ये सब हैं माइक माइक बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी के चरम पे पहुंचने के बाद भी यही रखना, हाँ, आदमी दुखी है, बिल्कुल। इसलिए समीक्षा कर पा रहा है। इसलिए जीन विद्या अगर पहले आता तो शायद लोग स्वीकार ही नहीं करते इसको। भैया बिल्कुल बिल्कुल सही समय पे। बिल्कुल ऐसा ही है। देखो हमने क्या किया आदर्शवाद में, यदि आप ये देखो तो हमने जो प्रलोभन पैदा किया स्वर्ग के लिए, स्वर्ग का प्रलोभन क्या है फाइनली, यार अभी भले ही गरीबी में हूँ, है ना, पुण्य अर्जन कर रहा हूँ, इससे क्या होगा, ये जिंदगी तो 100 साल की है, 80 साल की है, स्वर्ग में तो एक एक दिन 100 साल का है। और हलवा का मन में इच्छा हुई हलवा, और मुंह हलवा से तरबतर, ऐसी तो है ना वर्णन, है ना, जो सोचो खट से उपलब्ध। तो ऐसा उसने चित्रण को पैदा किया। क्यों? क्योंकि जीते जी संभव ही नहीं था, साधन ही उपलब्ध नहीं थे। विज्ञान ने उसी का फायदा उठाया। उसने कहा यार छोड़ो मरने के बाद, अभी लो पैसा निकालो, नगद नारायण दो, जो चाहिए वो उपलब्ध, है ना। अमेरिका में डिश बन रही, आप ऑर्डर करो 3 दिन में आपके घर। तो लपक लिए लोग, यार ये तो बढ़िया है। हापुड़ में एक आध बार तो हलवा बनता था 8 दिन में, यहाँ सर बिल्कुल। यहाँ भी हो जाए फिर। बिल्कुल हो जाए। तो जो आयोजक वो थोड़ा ध्यान रखे। हापुड़ में खाने पीने का जबरदस्त जुगाड़ है भाई। जलेबी भी बनती है एक दिन छोले भटूरे। यहाँ के लोग ठीक नहीं कर रहे काम। 6-8 महीने बाद 1-2 साल बाद जागृत हो जाएंगे ना, और क्या, तो हलवा नहीं खा पाएंगे, तो अभी खा लेंगे 1-2 साल तो। जागृति के बाद नियंत्रित हो रहा है भैया। देखो हलवा छोड़ना नहीं है अपन को, ये मान के चलो, है ना। शरीर संवेदनाओं का नियंत्रण हो रहा है, हलवा को बिल्कुल ही नहीं है। कॉफी पीने में, हलवा खाने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो आपने जो बोला ना कि हलवे में निरंतर सुख को ढूंढना गलती है। हलवा खाने में जितना सुख है उतना तो लिया जाएगा ना, क्या दिक्कत है उसमें। निरंतर सुख लिया जाएगा ज्ञान में, उससे बड़ा सुख संबंधों में। हलवे में जितना है उसका आकलन करके हलवे का सुख, तो हलवा नहीं छोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। एक तरीका वो ये वैसे तो कुछ बहुत सारी बातें परिचय शुरू में आ गई, हाँ। लेकिन किताब क्या वास्तव में कठिन ज्यादा है। तो उस चक्कर में पहले मैं जब पीछे बैठा था तो मुझे भी लग रहा था यार कि कुछ मामला मुश्किल लग रहा है, तो अध्ययन पूरा होगा कि नहीं होगा। नहीं हो जाएगा, बहुत अब जैसे आसान है। आदरणीय नागराज जी ने इस सरल बात को बहुत कठिन शब्दों में लिख दिया। सरल बात को लिखा है ना, नहीं आपने उसको सरल बता दिया था। आपने बोला था देखो कि मानवतापूर्ण मानव, हाँ। कौन से पेज पे? पेज 55 पर आपने बोला कि मानवतापूर्ण मानव होने के कारण ही हम समीक्षा कर पा रहे हैं कि कौन तो अमानवीय है और कौन अति मानवीय है। बस। हाँ, तो
अब उसको उन्होंने लिख दिया निश्चयन और ध्रुवीकरण। तो ये सही है, ये बात तो सही है। उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है ना, थोड़ी सी उस तरह की भाषा है कि मानवीयता पूर्ण मानव व्यवस्था सहज रूप में होने के आधार पर निश्चयन और ध्रुवीकरण हुआ, फलता कम विकसित और अधिक विकसित की संभव हो पाई। बिल्कुल ठीक कह रहे। तो हम सबका यही योगदान होना है कि इसको पढ़ के जन सामान्यीकरण कर पाएंगे, तभी तो जनमानस में पहुंचेगा। तो इसके ऊपर नाटक भी बनेंगे, कविताएं भी लिखी जाएंगी, है ना, आगे आएगा। इसी में प्रचारक भी होंगे, है ना, और कला भी होगी, गीत भी होगा, नृत्य भी होगा, है ना, ये सारी चीजें होनी है अभी। मैं तो ये समझ रहा हूँ सर, नेस्ट्रोडामस की जो भविष्यवाणी थी ना, हाँ, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा कि उसने जान के ऐसी भाषा लिखी कि उसको हर आदमी अपने तरह से अर्थ निकाल सके। कि वैसे क्या कि आदरणीय नागराज जी ने ऐसी भाषा लिखी कि इसको, जिसको केवल सही अर्थ निकाल सके। इसमें काफी टिप्पणी बाद में की जानी पड़ेगी, उसके बिना समझ नहीं आएगी। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो होगा, जन सामान्यीकरण तो होगा इसका, बिल्कुल होगा। उसमें बाबा ने क्या लिखा, जो भी प्रचारक हैं, विचारक हैं, है ना, विद्वान हैं, या जो माने संगीतकार हैं, कलाकार हैं, है ना, साहित्यकार हैं, उन सबकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये है। इसके बाद कलाकारी, इसके बाद नाटक लिखना, इसलिए हम लोग लिख नहीं पा रहे अभी। वहाँ वहाँ आना पड़ेगा पहले। पेज नंबर 56। आसक्ति गलत भासते हुए। हाँ, एक तो है कि हमें कुछ गलत लग रहा है फिर भी कर रहे हैं, और एक है जहाँ पे हम सही मान करके उसको गलती को करते जा रहे हैं। जिससे प्रसक्ति तो हो गया सही मानते हुए करना। हाँ, और एक है कि गलत भास रहा है, गलत तो लग रहा है, फिर भी आवश्यकता के मजबूरी में करना पड़ रहा है हमें, कि हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, गलत लग रहा है, गलत भासते हुए गलत लग रहा है मुझे, है ना, फिर भी मुझे करना पड़ रहा है उसको। हाँ, परम सत्य है, सहस्तित्व, बहुत बड़ी, बिल्कुल पकड़ लिया आपने। हाँ, व्यापक सत्य है ना, और सहस्तित्व परम सत्य है। तो दो शब्द आए, सत्य और परम सत्य, कारण और महाकारण, है ना। तो सहस्तित्व महाकारण है। हाँ, नहीं, परम, वो तो व्यापक ही परमात्मा है, आत्मा से भी परम होने के रूप में। पेज नंबर 37, कोई पुरानी से बताओ कहाँ पर है, या उसका पहला से स्टार्ट करो, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? अच्छा अच्छा, पेज नंबर 55 पे आ रहा है ये, हाँ, निश्चयन के वाले पैराग्राफ में नीचे। दिव्य मानव, देव मानव में आत्मा में होने वाले अनुभव प्रमाण सहित, जिसके फलस्वरूप जीवनगत सभी प्रवेशीय नहीं। अच्छा, उक्त विधि से व्यवहार के सभी आयामों में मानवीयता को पहचानना, मूल्यांकित करना और व्यवस्था में मानवीयता सहित अनुभव प्रमाणों को पहचानना और प्रमाणित करना अस्तित्व दृष्टि से संभव हो गया है। उसके ऊपर जागृत परंपरा में मानवीयता कार्य व्यवहार के रूप में स्पष्ट होती है। अनुभव प्रमाण व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, विश्व परिवार व्यवस्था में प्रमाणित होता है। यह परम आवश्यकता है ही। उक्त विधि से, माने उक्त विधि से व्यवहार के सभी आयाम, समाज में जो व्यवहार है ना, परिवारगत, हाँ, मानव से अंतर्राष्ट्र तक, उन सभी आयामों, उसके जो व्यवहार के आयाम। पेज 56 या 57। बढ़िया, मुझे लगता है ओवरऑल तो चीज पकड़ में आ गई ना सारी, बहुत बढ़िया।
देखो एक इसमें 57 में बढ़िया आया था, जितना भी बहुत थर्ड पैराग्राफ, जितना भी भौतिक क्रिया पक्ष है उन सब से भी अंततो गत्वा सुखानुभूति की ही अपेक्षा है, जो एक मानसिक प्रक्रिया है। कितना भी हमने धन इकट्ठा किया है ना, कपड़े इकट्ठे किए हैं, गाड़ियां इकट्ठी की हैं, उससे भी फाइनली क्या चाहते हैं? सुखानुभूति की अपेक्षा, जो कि मानसिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया नहीं है वो, है ना। तो भौतिक क्रियाओं में अथवा भौतिक क्रियाएं इससे पता चल रहा है कि भौतिक क्रियाएं अब बौद्धिकता से कम नीचे की हैं, क्योंकि उनकी सारी उपलब्धि फाइनली एक मानसिक प्रक्रिया होती है। तो वो उससे नीचे की है, उनकी सारी उपलब्धि एक मानसिक प्रक्रिया में समा जाती है। तो बौद्धिक पक्ष कितना अधिक बड़ा है भौतिक से, उसको आंकलित कर रहे हैं। माने आप कितना ही सब कुछ इकट्ठा करो, उसकी फाइनल उपलब्धि क्या है? मानसिक, एक उसमें सुखानुभूति खत्म। इसका माने सुख से कितना छोटा है वो सब। ऐसे उनके तर्क हैं। मतलब यदि अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो नागराज जी किस तरह के तर्क को यूज कर रहे हैं, कैसे आकलित कर रहे हैं। कैसे कहोगे कि इससे छोटा है? बोलते हैं इसकी सारी उपलब्धि सुख के अलावा क्या है बताओ, तो इससे तो छोटा ही हो गया। जब हाँ है ना, इस छोटा सा तर्क दिया है कि कैसे पता चल रहा है कि जितना भी भौतिक क्रिया पक्ष है उन सब से भी अंततो गत्वा सुख अनुभूति की ही अपेक्षा है, जो कि एक मानसिक प्रक्रिया है। इससे पता लग रहा है कि भौतिक क्रियाओं में अथवा भौतिक क्रियाएं बौद्धिकता से अविकसित सिद्ध हैं। हाँ, सुखी के लिए ढूंढ, सारी भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा किस लिए किया? जति पूरा का पूरा सुख के लिए, जो कि मानसिक स्थिति है। इसका माने मानसिक चीज इससे कहीं बड़ी हुई ना, इसको सारा इकट्ठा करके एक स्थिति, इतना सा फॉर्म मिलता है, इतना सब। जबकि यहां पर हाँ, जबकि ज्ञान को यदि अनुभव करो तो वो निरंतर बन जाता है, तो फिर हम बड़ी चीज को पकड़ना पड़ेगा। यही कारण है कि हर भ्रमित मानव सहअस्तित्व में अनुभव संपन्न मानव से प्रेरणा पाकर सुख अनुभूति के लिए प्रयास, प्रयोग और अभ्यास में प्रवृत्त होता है। इसी को कह रहे हैं कि जब भी हमें कोई मिलता है, ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा अपने से सुख के साथ है, तो हमारे में नेचुरल प्रक्रिया प्रवृत्ति बनती है कि यार इससे हम, अभी दिक्कत ये हो रही कि हम जिन लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं कि यार ये ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, उसके करीब जाने में वो ऐसा नहीं निकल पा रहा है, बस ये गड़बड़ हो रही है। ऐसा नहीं कि हम लोग गए नहीं हैं ऐसे लोगों के पास, है ना। सिर्फ सबसे बड़ी माने विडंबना ये है कि ऐसे व्यक्ति उन पदों पर जहाँ पे वो उसको व्यक्त करना चाहते हैं और आचरण के साथ नहीं पाए जा रहे हैं। यदि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाए जो सही अर्थों में आचरण के साथ हैं, सुख के साथ हैं, है ना, या ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाए, ये जो भ्रमित व्यक्ति का अपने आप ही टूट जाएगा, वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा बहुत फास्ट। क्योंकि वो भी तो, उसको भी पता है मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी क्यों की हैं, सुखी होने के लिए। और यदि सुखी व्यक्ति उसकी, इसलिए एक जगह बाबा लिख रहे हैं कि वास्तव में धरती पर जो परिवर्तन होना है अखंड समाज, उसकी एक ही मात्र प्रक्रिया है, अनुभव संपन्न व्यक्तियों की संख्या का बढ़ना। बस एक ही काम होना है, बाकी व्यवस्था अपने आप फॉलो करेगी। और कोई तरीका ही नहीं है। नहीं, और ये बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला वाला जिनके पास जा रहा है प्रभावित होके, उसमें चरण यदि दिख जाता तो ये अपनी गाड़ी छोड़ देता, अभी भी छोड़ देता है गलती से। फिर उसको समझ में आता दूसरा तो गाड़ी इकट्ठी करने में ही लगा है, वहां फंसावट हो रही है। नहीं तो भैया बहुत आसान है, इतना टफ नहीं है। या भौतिक उन्नति के लिए कर रहा है, हाँ, उतना ही प्रयास अगर इस दिशा में लगाया जाए तो गजब रिजल्ट है। गजब रिजल्ट आएगा। ऐसे ही है भाई, जैसे इससे ऐसे लोगों की संख्या बढ़ेगी धरती पर, इससे कम में कोई काम नहीं होना है। फाइनली एक ही काम होना है, अनुभव संपन्न व्यक्तियों की संख्या का बहुलीकरण ही मानवीयता की स्थापना है। और कोई सरकार ये उसमें फॉलो होंगे बाद में। अभी भी आप देख लो, कोई भी ऊंचे से ऊंचे पद वाला, धन वाला, किसी ना किसी महापुरुष के शरण में जाने की प्रयास करता ही है, एक बार तो करता ही है कम से कम जिंदगी में। उसमें जब वो नहीं पाता है सफलता, या वहां देखता है कि यार ये भी आशीर्वाद के बदले मेरा पर्स उसकी जेब में डाल दो वाला प्रक्रिया है, वहां से मामला गड़बड़ा जाता है। अदरवाइज हर मानव एक बार अपने जीवन काल में महापुरुषों के लिए संपर्क करता ही है, संभव ऐसा हो ही नहीं सकता।
नेचुरल आकर्षण है गुरु के प्रति, गुरुत्व के प्रति। तो स्कूलों कॉलेजों में इसकी ज़्यादा शिक्षा हो कि सुख की अनुभूति कैसे हो, वही या वही वही, सुखी कैसे हो जाए बजाय मेटेरियलिस्टिक। बस बस बस, ऐसे ही। हाँ हाँ, वो तो जिसने जिसको श्रेष्ठ माना है उसको इकट्ठा किया है। उस संत ने पैसे वालों को ही श्रेष्ठ माना है, उनको इकट्ठा किया उसने अपने पास। हाँ, दूसरे घुस ही नहीं सकते, इतना इतना हाई पेमेंट करना पड़ेगा आपको 1 to 1 बात करनी है तो। हाँ, उपलब्धि नहीं है। और उधर मैं देखता था नागराज जी फ्री बैठे हैं, कोई बात करने को नहीं है, लिटरली हफ्ते हफ्ते भर कोई बात करने को नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी टफ कंडीशन है। वो 2 मिनट पूछे कि हाँ कोई क्या बात है बताओ, अब तो अब पेमेंट चाहिए, तो मतलब उतना आसान ही नहीं है। तो भीड़ इकट्ठी होने ही नहीं दी। तो जिन्होंने भीड़ इकट्ठी की है क्योंकि वो भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, नहीं तो बिना चाहत के कैसे इकट्ठी हो जाएगी भीड़। लाइन में लग के नहीं आएंगे, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। 56 पे एक लाइन लिखी है, हम्म, दिव्य मानव भी अनेक संख्या में होने की संभावना है। हाँ, इसके पीछे भाव क्या है उनका? इसका भाव यह है कि देखो सत्ता सर्वत्र एक सी विद्यमान है, तो व्यापक तो कोई बिना भेदभाव के उपलब्ध है। तो संपूर्ण अस्तित्व में जड़ चैतन्य प्रकृति कार्यकलाप सदा सदा है ही। इससे ज्ञात होता है कि हर क्रिया के मूल में प्राप्त सत्ता हर स्थान में विद्यमान है, इसीलिए दिव्य मानव भी अनेक संख्या में होने की संभावना है। तो इसी धरती पर भी नहीं, कई धरतियों पर, और एक ही धरती पर, क्योंकि वो तो पूर्णता की, अभी जो बिरले लोग ही करेंगे ऐसा मामला, इससे मुक्त हो गया वो, है ना। ये मतलब सामान्य घटना है, कहने की ये बात करें, कोई बहुत दुर्लभ घटना नहीं है कि किसी एक कोई होगी, किसी 4 कोई होगी, है ना। क्योंकि इकाई भी है और व्यापक भी उपलब्ध है, और इकाई में प्रेरणा है पूर्णता की और गति करने की। इसीलिए दिव्य मानव भी अनेक संख्या में होने की संभावना है। ऐसा नहीं है कि एक अवतारी होगा एक टाइम एक धरती पे, या 4 अवतारी रहेंगे, है ना। हम सब अवतारी होने वाले हैं, बिल्कुल। हाँ, 60 में क्यों लिमिट करना है? हाँ, सही बात। 58, हाँ। पैराग्राफ नंबर नीचे, ज्ञान अवस्था में मानव शरीर, वही क्या? ज्ञान अवस्था में मानव शरीर भी प्राण कोशाओं से रचित रचना है, इसी को कह रहे हैं। जीवंत शरीर को जीवंत बनाए रखते हुए जीवंतता के प्रत्याशा में, अब देखो शरीर को जीवंत बनाए रखने में जो श्रम कर रहा है जीवन, उसके बदले में क्या चाहता है शरीर से? तो चाहता है कि अर्थात शरीर जीवंत रहने के प्रमाण में शब्द स्पर्श रूप रस गंधेंद्रियों के संवेदनाओं को प्रमाणित करने की अपेक्षा रहती है कि इसके द्वारा वो अपने को व्यक्त कर सके। और जब इन ज्ञान इंद्रियों से व्यक्त नहीं कर पाता, उसी स्थिति में जीवन निर्णय लेता है कि अब शरीर उपयोगी नहीं रहा। तो शरीर के द्वारा जीवंत बनाए रखने के अर्थ में ये प्रत्याशा बनी रहती है। हाँ, किस लिए प्रयत्नशील है? क्यों जिंदा बना के रख रहा है? हाँ, प्रमाणित, इसलिए मतलब हर श्रम के पीछे कुछ उसकी चाहत है ना, इसलिए तो बना के रख रहा है, प्रमाणित करने की। हम भी अपने शरीर को इसलिए बनाए हुए हैं, इसीलिए बचाते रहते हैं, अभी सुखी होने की संभावना के अर्थ में बचाए रहते हैं। और इन प्रवृत्तियों में जो कला पक्ष और ज्ञान पक्ष है, उसका आस्वादन सुख के रूप में मेधस द्वारा चैतन्य पक्ष ही करता है। हाँ, जीवन कौन बनाए रखता है? नहीं, उसमें जीवन है नहीं ना। उसकी प्राण कोशिकाएं जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क सिस्टम है उसमें। जो सांस ले रही है, हाँ तो वो जब काट देते हैं पेड़ को, फिर सांस लेती है, हाँ, कुछ समय तक लेती है, उसके बाद वो मर जाती हैं। उस समय तो लेती है। हाँ, माने वो बना रहता है जीवंतता उसमें, मतलब जीवंतता कहना ठीक नहीं है, वो स्पंदन। इसलिए तो अपन उसको काट के लगाते हैं, तो वो
बीज भी जो है, बीज में वो बना रहता है और वो नमी दबी ताप को पा करके फिर से शुरू हो जाता है। मृत नहीं होती मतलब वो पूरी तरह, और एक समय के बाद मृत भी हो जाती है जब मिट्टी बन जाता है। के लिए विज्ञान तो मानता है कि ब्रेन जब बंद हो जाता है काम करना तो मनुष्य का शरीर मर जाता हाँ ठीक है, ठीक है। वो है। मानते हैं कि जीवन जब छोड़ देता है शरीर को, नहीं, जीवन भी तभी छोड़ता है जब वो ब्रेन इस लायक नहीं बचता है। मतलब वो ट्राई मारता रहता है, जैसे गाड़ी है, स्टार्ट मारे जा रहे हैं, अब स्टार्ट ही नहीं हो रही, उसको लगता है छोड़ो यार अब स्टार्ट हो नहीं रही, तो अब क्या, कब कब तक किक मारते रहेंगे। हाँ, जब तक उसमें लगता है कि कुछ काम हो सकता है तब तक तो करता ही रहता है। इसमें लिखा हुआ है सर कि जीवन जो है वो चेतन इकाई वो घूमती रहती है पूरे शरीर में, हाँ हर कोशिका में, हाँ उसमें जीवन बनाए रखती है, बिल्कुल, उसी कारण हर कोशिका सांस ले रही है। बिल्कुल ठीक है। हाँ नहीं, उसके कारण नहीं है। देखो इसमें समृद्ध मेधस का भी रोल है, दोनों के रोल को पकड़ना पड़ेगा, है ना। माने केवल जीवन चाहे और मेधस नहीं हो इस योग, यानी उस शरीर में ब्रेन इतना योग, तो ब्रेन भी ठीक होने की जरूरत। हाँ हाँ हाँ, इसलिए तो इसका भी स्वस्थ रहना जरूरी है। उस तो यदि ये मान लो इसका सिस्टम गड़बड़ा जाए तो वो तो कम्युनिकेट डायरेक्ट हाथ से नहीं करता ना, वो तो ब्रेन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है ना, तो कम्युनिकेशन ही बिगड़ गया वहां पर, इसलिए ब्रेन डेड को ही डेड कह रहे हैं फाइनली। वो प्रयास करता रहता है शरीर को संकेत देने का, बोलो भाई उठो उठो उठो, नहीं चल रहा तो हो गया उसका, और क्या। उसके पहले गैरेज में पार्क करते हैं उसको, रिवाइव हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 59। हाँ, मानव शरीर के परिणाम का जो कारण है उसे अध्यास, या देखिए क्या हो रहा है, अध्यास की परिभाषा आई है पेज 60 में नीचे। तो जीवन क्या है, देखो बहुत सारे पशु शरीरों को चला के आ रहा है, या अभी अपन भी इस शरीर को पहले चलाने के पहले हो सकता है, और बहुत सारे मानव शरीर हमने चलाए हों, तो उसमें उसकी जो अध्यास की परिभाषा है पेज 60 में, मानसिक स्वीकृति सहित संवेदनाओं के अनुकूलता में शारीरिक क्रिया से जो प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं उसकी अध्यास संज्ञा है। तो जो शरीर में जो अनुकूलता को बनाए रखना है संवेदनाओं में, है ना, ये अध्यास है। माने शरीर को, इसलिए जीवन को बहुत ज़्यादा श्रम नहीं लगता शरीर को, सिस्टम को जीवंत बनाए रखने में। ये जो शरीर के साथ तादात्म्य को बिठा के रखता है उसको कह रहे हैं अध्यास। और जो हम इस व्यवहार करने के लिए जो काम कर रहे हैं उसको कह रहे हैं विचार पक्ष, है ना, और इच्छा, आशा, विचार, इच्छा, बोध, और वो तो जो मानसिक स्वीकृति तो रहती ही है उसमें, माने स्वीकृति के बिना नहीं होगा, जीवन नहीं चाहे और शरीर को जीवंत बनाए ऐसा नहीं है। तो मानसिक स्वीकृति सहित जो बनाए हुए है, बढ़िया, मुझे लगता हो गया लगभग। और कुछ है 60 पेज पर, सर 59 में भी प्रारंभ में जो परिभाषा है, मैं तो अब तक ये समझ पाया था कि जितना हम जानते हैं उतना चाहते नहीं, जितना चाहते हैं उतना करते नहीं, जितना कर पाते हैं उतना भोग पाते नहीं। ठीक है, ऐसे ही है। बच जाता है। हाँ इस जीवन में जो भोगना बच गया वो अगले जीवन में नहीं, बट वो नहीं, जो इसमें जो मतलब इसमें जो बचा क्या रहता है, जैसे ज्ञान, ज्ञान का आप कुछ भी उपयोग करो, ज्ञान जहाँ का तहाँ बना रहता है अपने में, तो वो ज्ञान ही अपने साथ जाता है, या संस्कार ही अपने साथ जाता है। हाँ हाँ, और एक देखो इसमें आगे दिखा है, संस्कार की पहली परिभाषा पढ़ो, यही मान संस्कार। तो संस्कार में जितना जानने में आया है ना, जैसे जानने में तो पूरा ब्रह्मांड ही आ गया अपने को। अब चाहते क्या है, मानव लक्ष्य के रूप में धरती पर व्यवस्था, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो जाए, ये चाह पा रहा हूं। तो समझ में आया पूरा ब्रह्मांड, माने इस धरती का भी, और सारी धरतियों पे कहीं भी कोई भी धरती होगी तो इन्हीं 4 अवस्थाओं में होगी, ये सारा अपन को समझ में आ गया व्यापक। और आज की प्रचलित भाषा जो है ना भ्रमित दुनिया में, हाँ वो तो प्रारब्ध ये है ना कि जो पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए जो अभी मिल रहा है, जिस पर ज्यादा होता है उसको ये कहते हैं ना,
अरे भाई इसने पिछले जन्म को कर्म अच्छे किए इसलिए इसको मिल रहा है, मतलब पिछली बार जो भोग नहीं पाया, कमाया था भोग नहीं पाया, वो इस जीवन में मिल रहा है। ये ठीक है ना, अपन इसमें कह रहे हैं मानव में जो कमाई है वो संस्कार ही कमाई है, वो उसके साथ बना ही रहता है। अभी अपन क्या, हमारी जो कमाई का फंडा है वो वस्तु के रूप में है। ओके, अभी तक भौतिकता मानते हम रहे हैं, नागराज जी कह रहे हो भौतिकता नहीं ज्ञान। मानव की कमाई ज्ञान ही है भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, मानव की और कोई कमाई नहीं है इससे ज्यादा कम में, क्योंकि सारी भौतिक उपलब्धि की कमाई भी एक मानसिक सुख की अपेक्षा में है। तो मानव की कमाई है तो सिर्फ और सिर्फ संस्कार ही उसकी कमाई है, माने समझ, वही उसके साथ बना रहता है। हाँ जी अतुल भाई, पेज नंबर 60। चैतन्य एवं जड़ का योग। हाँ, अच्छा, जागृति के मूल में जो चैतन्य में जो कुछ भी अध्यास की रेखाएं हैं वह अंकित हैं ही। चैतन्य इकाई अग्रिम विकास चाहती है ना, हम अब आगे का विकास चाहते हैं। हर विकसित इकाई अविकसित इकाई का परस्पर जागृति के लिए पूरकता के अर्थ में उपयोग करती है। जागृति के मूल में मानव कुल के हर इकाई में अपने शक्ति का अंतर्नियोजन आवश्यक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जागृति होगी कैसे, बहुत बढ़िया। तो जागृति का फॉर्मूला क्या है, अपने को आगे आगे विकास करने के लिए क्या करना होगा? तो शक्तियों का दो काम हम कर सकते हैं, या तो अंतर्नियोजन या बहिर्गमन, है ना। तो जागृति के लिए अंतर्नियोजन आवश्यक है, क्योंकि इकाई की ऊर्जा के बहिर्गमन होने पर परावर्तन परिलक्षित होता है तथा ऊर्जा के अंतर्निहित होने पर जागृति परिलक्षित होती है। अंतर्नियोजन का तात्पर्य यहाँ लिख रहे हैं, क्या मतलब है अंतर्नियोजन का? तात्पर्य या प्रत्यावर्तन व स्वाम्य निरीक्षण परीक्षण पूर्वक निष्कर्ष निकालना और प्रमाणित करना ही है। तो फाइनली अंतर्नियोजन का क्या मतलब है? हम अपने में निष्कर्ष को निकाल पाएं। तो अभी अपन जो करते हैं स्वनिरीक्षण, तो मन से जो सूचना आई, अभी अपने को जो सूचना आ रही है, तो अब एक काम तो हम कर सकते हैं, हमें जो सूचना आई हम उसको जाके दूसरों को बताना शुरू कर सकते हैं, ये परावर्तन हो गया। जबकि अभी हमने अपने निष्कर्ष निकाले नहीं। तो अपनी जागृति कब होगी? जब मैं अपने निष्कर्ष निकालूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अंतर्नियोजन करना पड़ेगा। किसका? मन को वृत्ति में समर्पित करना पड़ेगा। विचार करने के लिए आपके पास कोई सूचना आई, अपने एक सूत्र पढ़ लिया, अब एक तो है मैं दूसरों को बताऊं तो बहिर्गमन हो गया, परावर्तन हो गया। दूसरा है मैं अब मनन कर रहा हूं, माने मन को वृत्ति में समर्पित कर रहा हूं कि यार इस पर विचार करो, यार ये बात आई है, क्या कह रहे हैं, अंतर्नियोजन करना चाहिए। तो क्या किया मैंने? मन का अंतर्नियोजन किया विचार में, वृत्ति में, और वृत्ति का अंतर्नियोजन किया चित्त में। किस लिए? इसका प्रयोजन क्या है? चित्त क्या पूछता है? प्रयोजन। फिर चित्त का उसमें जो साक्षात्कार होगा उसको नियोजन किया बुद्धि में। इससे व्यवस्था कैसे निकलेगी, मेरे सुख की सुनिश्चितता कैसे होगी, उसका अंतर्नियोजन किया आत्मा में अनुभूति के रूप में। तो ये अंतर्नियोजन से जागृति हो रही है। और बहिर्गमन कर दिया तो परावर्तन हो गया, तो जागृति नहीं हो पा रही, अंतर्नियोजन से ही जागृति है। हाँ, जागृति के बाद तो नित्यता हो गई इसमें, उसके बाद अंत वो चलता रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जागृति के पहले हम जो बहिर्गमन में चले जा रहे हैं उसको संतुलन बनाने की जरूरत है। अंतर्नियोजन से जागृति होगी। जागृति के बाद तो प्रमाणित करने के अर्थ में बहिर्गमन भी चलेगा और अंतर्नियोजन भी चलता रहेगा। हाँ, इसलिए वो बार बार कह रहे कि गति की तरफ मत दौड़ो, स्थिति को पुष्ट करो, है ना। अपने में निष्कर्ष आ जाएं, दूसरों को मनवाने में मत जाओ, हम ही मान जाएं इस बात से, उस पे पहले ज्यादा स्थिर होने की जरूरत है। और उस क्रम में कुछ करना है तो चल सकता है वो प्रक्रिया के रूप में, बट प्रधान कार्यक्रम वो नहीं हो जाए, गति प्रधान कार्यक्रम ना हो जाए, स्थिति को मजबूत करने का कार्यक्रम प्रधान रूप में बना रहे। हाँ, फिर स्थिति पुष्ट होने के बाद वो एक्चुअली फिर वो प्रयास पूर्वक नहीं है गति, वो स्वीकृति के आधार पर संकल्प होना, वो स्वयं स्फूर्त है फिर, है ना, वो होगा ही। अजय भाई, इसमें चैतन्य एवं जड़ का योग वही 60 पर ही है। जड़ क्रियाओं में पाए गए क्षोभ का ही परिणाम चैतन्य अवस्था है। ठीक है। क्योंकि श्रम का क्षोभ ही
विकास के लिए कारण है। ठीक है। 60 हाँ, इस वाले छोटी वाली में नहीं है ये लाइन। अच्छा, छोटी वाली में नहीं है क्या हाँ, ये? हाँ। अच्छा, तो जड़ क्रियाओं में पाए गए क्षोभ का ही परिणाम चैतन्य अवस्था है, क्योंकि श्रम का क्षोभ ही विकास के लिए कारण है। ठीक बात है। पर क्षोभ विकास के लिए कारण कैसे होगा? वो क्या क्षोभ जो है वो तो पात्रता की अपूर्णता है। हाँ, वो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर अपन लिख रहे थे ना कि सामाजिक असंतुलन होता है तो अगले विकास के लिए हमारे में बनते आवश्यकता तैयार होती हैं। है। बस वो हो रही है। तो वो आवश्यकता तैयार होते होते अग्रेषण में अगली स्थिति में आ जाता है। मतलब पात्रता, मतलब जैसे जो पात्रता का श्रम में परिवर्तन जब किया परिवर्तन और उसका ह्रास हो रहा है तो क्या हुआ? तो क्षोभ हो रहा है। हाँ, तो यदि आप देखेंगे धरती की जर्नी, जो सुबह सोम भाई कह रहे थे कि लाखों साल लगे कि पदार्थ से, है ना, 108 तरह के परमाणु बने किसी धरती के क्रम में, अस्तित्व के क्रम में नहीं। अस्तित्व तो निरंतर, उसमें समय का नहीं है पर चक्कर। वो तो विकास की ओर जा रहा है ना। नहीं, बार बार गिर रहा है। डायनासोर आए फिर गिर गया। अभी वो स्थितियां नहीं बनी जहाँ पे मानव शरीर बन सके। तो उसमें जो श्रम करता है फिर नहीं मिलता है, फिर नहीं बना तो उसको तो प्रयास रहते हैं, फिर श्रम करता है, फिर नहीं पहुंचती स्थिति। यहाँ पर ह्रास होना ही विकास के लिए कारण बन रहा है। बिल्कुल, मतलब वो स्थिति जब तक, जैसे हम में अभी अपन जब चर्चा कर रहे थे बातचीत करते हुए दोपहर में, तो क्या हो रहा है कि यार ये स्थिति पकड़ में नहीं आ रही, नहीं पकड़ में आ रही तो उसका क्षोभ हो रहा है। यार इतनी मेरे न्याय क्यों नहीं हो पा रहा समाज। तो जितना जितना ये उसके लिए पात्रता अर्जन हो रहा है, फिर प्रयास कर रहे हैं और ताकत लगाते हैं, यार ये तो समझ नहीं है। जैसे हमारे शरीर में वायरस आता है और फिर हम एंटीबॉडीज लेते हैं, बिल्कुल तो वो उसके लिए इम्यून होते जाता है। बिल्कुल। तो वो जागृति की तरफ बढ़ते जाता है बिल्कुल। वायरस, वैसा हो गया। क्योंकि यहाँ पूर्णता से पहले रुकना है नहीं। तो उसमें जितना जितना हमें, इसीलिए अपन कह रहे हैं ज्यादा पीड़ा जल्दी राहत, जो सूत्र है, जो ज्यादा यार इतना पैसा कर लिया, सब कर लिया, अभी चक्कर क्या है यार, सुखी क्यों नहीं हो रहा हूँ। तो यदि वो सही चीज मिलती है तो उसमें वो उसके लिए कारण बन जा रही, मतलब है ना, विषमताएं कारण बन रही हैं आगे की स्थिति के लिए, अनुकूलता पैदा कर रही वही हैं। विश्राम की तृषा है, मतलब वही विश्राम की तृषा है। मतलब तृष्णा, तृषा माने उसके लिए प्यास, प्यास। प्यास बन रही है? अग्रेषण ही विकास है। नहीं, क्षोभ तो निगेटिव है, नीचे क्षोभ ह्रास है और अग्रेषण वो विकास अग्रेषण है। के लिए प्रेरणा बन, क्षोभ हो, प्रयास बन जा रहा है, उससे प्रेरणा मिल जा रही है। बढ़िया, चाय के लिए ब्रेक, बढ़िया। तो उसके बाद क्या करेंगे, मुझे लगता है तो 66 रह गए होंगे तो सबमिट कर लेंगे। सर इस पेज को तो पूरा कर दो, 60 को आपने लिखा इसमें शक्ति का अंतर नियोजन, है ना। तो शक्ति कौन सी है? आशा, विचार, इच्छा, शक्ति। तो अभी ये सारी लग रही है प्रियत लाभ में, हाँ बाहर की तरफ लग रही है भौतिकता में। तो इसको बाहर की जगह अंदर की तरफ लगाना है, करना है। अंतर तात्पर्य स्व में, अपने में ही निरीक्षण परीक्षण पूर्वक निष्कर्ष निकालना। भाई निष्कर्ष निकालो ना, जैसे अभी अपन को निकालना पड़ेगा कि भारत में जो हमें विकास करना है, मान लो, है ना, प्रदूषण को रोकना है, ये कैसे रुकेगा, इसको निष्कर्ष लेना पड़ेगा कि नहीं अपने को, कि हम दौड़ के वो झंडा लेके दौड़ते रहेंगे अपन। तो पता लगा कि यार आदमी यदि नहीं सुधर रहा है, आदमी का मानसिक पोल्यूशन यदि ठीक नहीं होगा तो हम भौतिक पोल्यूशन को नहीं नियंत्रित कर सकते। ये निष्कर्ष यदि आ गया तो फिर इसके लिए काम करेंगे। तो मानव में जागृति का मतलब है निष्कर्ष निकाल पाना, स्वमूल्य, स्वनिरीक्षण परीक्षण पूर्वक निष्कर्षों को ले पाना, है ना, और उनको प्रमाणित करना। ये अपने में अंतर नियोजन करने की बात है। बढ़िया। तो 5:30 बजे तो और बैठेंगे, मुझे लगता है अगले 15 पेज पढ़ लें।